तो किम के मुंह से सक्सेसर की बात सुनकर तो कीरा को समझ में आ चुका होता है कि इशाक उसे जान से नहीं मारने वाला है, ना ही उसके साथियों को। वरना अगर इशाक इन सभी को यहीं पे जान से मार डालेगा तो आखिर बाहर कौन किसको बताएगा कि हमारा सक्सेसर आने वाला फ्यूचर में इशाक होगा। तो इस बात को समझकर कीरा अपना हाथ उठाते हुए इशाक से सवाल पूछते हुए कहती है, अगर ये ऐसा है तो हमारे लीडर ने कभी भी किसी को अपॉइंट नहीं किया कि वो आकर उसके गिल्ड की कुर्सी पे बैठ सकता है। इसलिए इशाक आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमारा अगला लीडर कौन होने वाला है जो ठंडा गिल्ड की कुर्सी पे बैठेगा। तो कीरा की बात सुनकर तो जोहान इट्स मीन इशाक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उसे सोचता हुआ देखकर तो कीरा बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है कि मन में तो एक ही बात चल रहा था कि इशाक पक्का उसे ही चुनेगा और इस डंजन से बाहर निकलने के बाद वो पक्का इशाक यानी कि किम को जान से मार डालेगी। इस बात को सोचकर वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी किम अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैं इस चीज को टेक ओवर करूंगा। तो किम की बात सुनकर तो पहले तो कीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज होते हुए किम की ओर देख रही होती है। लेकिन जैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि किम ने क्या कहा है थंडर गिल्ड का लीडर बनेगा, इस बात को समझकर तो कीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। वो अपने मन में गुस्से से कह रही होती है, ये किमोजिन आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और किम आगे आते हुए कहता है, इजिप्ट डंजन के अंदर जाने से पहले मैंने थंडर किंग से किसी तरह का सौदा किया था। उसने मुझसे यह सौदा किया था अगर मैं वहां पे किसी खास इंसान को जान से मार डालूंगा तो वो मुझे गिल्ड के अंदर एक खास पोजीशन देगा। तो किम की बात सुनकर जोहान अपने मन में कहता है, असैसिनेट करना, किसी को जान से मारना, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है। और मैंने उस समय उसके मिशन को एक्सेप्ट किया था और मैंने वो मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो क्या मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ? क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करती हो शकीरा? और जब उसने मुझे ये डील का ऑफर दिया था तो तुम भी वहाँ थी शकीरा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें वो बात याद ना हो। लेकिन किम की बात सुनकर कीरा उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? आखिर हमारे लीडर ने तुम्हारे साथ ये सौदा कब किया था? ये बात सुनकर किम बहुत ही सीरियस होते हुए उसे कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें वो बात याद नहीं है? तो किम को ऐसा सीरियस होता हुआ देखकर तो कीरा परेशान होते अपने मन में कहती है, अब जबकि हमारे लीडर यहाँ पे मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उसके पास चाहे खाली चेक हो या ना हो वो यही कहेगा कि हमारे लीडर ने उसे चेक दिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो कह रहा है वो झूठ है। और अगर मैं इसकी बात से एग्री नहीं होती हूँ तो वही हाल मेरा भी होगा जो अभी मेरे लीडर के साथ हुआ है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि जो कह रहा है मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा थंडरबर्ड गिल्ड यहाँ पे इशाक के हाथों से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए कीरा को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमारी लीडर के साथ तुम्हारा सौदा हुआ था। तो ये बात सुनकर तो किम मुस्कुरा देता है और किम की ऐसे स्माइल को देखकर तो कीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी इशाक जब तक किम के साथ है वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी कीरा हार ना मानते हुए इशाक के सामने अपना प्रूफ देते हुए कहती है, लेकिन फिर भी किम चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो मैं हूँ जो हमेशा लीडर के साथ रहती हूँ, और जब तक मुझे लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो गिल्ड वाले लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग इसी तरह करते हैं, इसका मतलब कि मुझे ही लीडर बनाया जाए, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे हम सभी लोग एक साथ डंजन को क्लियर करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी कोई बीच में बात काटते हुए कहता है, एक सेकंड रुको। तो किम की भी नजर उसी तरफ चली जाती है और पार्कियन बीच में आते हुए कहता है, आखिर ये किसने कहा कि तुम अपनी मर्जी से ठंडा गिल्ड के सक्सेसर को चुन सकती हो? और अब जबकि यहाँ पे ठंडा किंग मारा जा चुका है तो उसके विल के हिसाब से ठंडा गिल्ड को हमारे यानी कि फिनिक्स गिल्ड के साथ जुड़ना होगा। शाक तुमने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आने वाले फ्यूचर में मैं जरूर इसको रिपे करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइटनिंग किंग और मेरे बीच पहले एक समझौता हो चुका है। तो पार्कियन की बात सुनकर तो इशाक को तो हंसी आ जाती है, वो हल्का सा मुस्कुराने लग जाता है और बीच में किम आते हुए पार्कियन से कहता है, आप यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे पहुंचे हो। तो किम की बात सुनकर तो पार्कियन को गुस्सा आ चुका होता है, वो गुस्से से चिल्लाते हुए किम से कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मेरे आर्मरी में जाने के बावजूद भी अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को लालच निगाहों से देखने की? लेकिन किम उसकी बात सुनकर सीरियस होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएगी। और तो और मैं ऑर्डर के हिसाब से लाइटनिंग किंग से छुटकारा पाने में कामयाब रहा, और ये इशाक की मेरा कोई इंटेंशन नहीं था जिसकी वजह से ये सभी चीजें ऐसी खत्म हुई है। इशाक तो बस ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डंजन क्लियर हो जाए, इसलिए भले ही लाइटनिंग किंग मारा गया हो, उसे ये उम्मीद है कि हम लोग फिलहाल अभी के लिए शांति से रह सकते हैं। और हाँ, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि मेरे सामने इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं। मैं इतना भी ज्यादा भला इंसान नहीं हूँ, और जो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जिद मत करो, तो थंडर गिल्ड को छोड़ दो, वरना इशाक को ना चाहते हुए भी आपको जान से मारना पड़ेगा। वो एक ऐसा आदमी है जो डंजन को क्लियर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो किम की बात सुनकर तो पार्कियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पार्कियन को ना चाहते हुए अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि
वो जानता है इशाक कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके स्केलेटन सोल्जर वो तो थंडर किंग था जो कि कुछ समय उसके सामने टिका था, लेकिन पार्क्योन उसे ये पूरा यकीन था कि वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। वेल अब यही से शिप होकर हमें 7वें फ्लोर गॉब्लिन किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर को और उसी के बीच में सिंहासन लगाए बैठा हुआ होता है गॉब्लिन किंगडम का किंग। जहाँ उसके सामने एक गॉब्लिन आता है, वो गॉब्लिन उसे कई सारी बातें बताता है और फिर जोर से चिल्लाता है। तो उसकी आवाज सुनकर तो वहाँ पे जितने भी सभी गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी रेज बोर्ड पे आके होते हैं और फिर वो सभी गॉब्लिन उस आदमी का पीछा करने लग जाते हैं जहाँ पे वो भाग रहा होता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ किम की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम थंडर किंग का गनगिर स्पेयर लेकर खड़ा हुआ होता है। उसके पहले हाथ में गनगिर स्पेयर होता है और दूसरे हाथ में उसका हैमर, और सिस्टम बता रहा होता है गनगिर स्पेयर और हैमर होने की वजह से आपका थंडर किंग का पावर वो 200% तक बढ़ जाएगा, और इसमें जो आप थंडर पावर का यूज करोगे उसमें आपका माना पावर वो भी हाफ यूज होगा। और फिर किम अपने हाथ वाले हैमर को आगे बढ़ाता है। वेल हम देखते हैं किम के पीछे उसके सभी स्केलेटन सोल्जर को, जो उन सभी वेल उनकी फाइट आपस में चालू हो चुकी होती है। वे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर चुके होते हैं और वहीं पर हम उस फाइट के अंदर ली और कीरा को भी देखते हैं जो कि उन सभी गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम दूर खड़े हुए जोहान इरन इशाक को देखते हैं जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ उन सभी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और वही हम उसके नीचे पार्क्यून को भी देखते हैं जो इस फाइट को देखकर इशाक को देखते हुए अपने मन में कहता है, उस कमीने इशाक की वजह से अपने साथियों के सामने बेइज्जत होना, अभी मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा लेकिन मैं आज की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। 100 टाइम नहीं 1000 टाइम्स लूंगा मैं ये बदला। और फिर पार्क्यून अपने साथियों से कहता है, तो चलो अब हमारी बारी है उन सभी के ऊपर हमला करने की। और उनकी ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन सीनशिप होकर हमें कुछ समय बाद पाकिस्तान हाईलैंड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उस डंजन को देखते हैं और वहीं पर कोई डंजन के बाहर चिल्लाते हुए कहता है डंजन क्लियर हो गया है। जहाँ फिर हम देखते हैं वो डंजन के अंदर से हमें किसी के पैर को निकलता हुआ दिखाया जाता है और फिर हम उस बंदी को देखते हैं जो होती है कीरा, जो कि उस गेट से बाहर निकल चुकी होती है। वो अपने सामने का नजारा देखकर तो कुछ नहीं कहती है और हम उसके सामने देखते हैं उन सभी सोल्जर को जिसको थंडर किंग ने पहले ही बिछा लिया था कि अगर वो डंजन से जिंदा बाहर आएगा तो उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर वो डंजन से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया तो इन सभी का काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। लेकिन कीरा ये देखकर तो काफी परेशान हो चुकी होती है और फिर हमें डंजन से किसी और को भी निकलता हुआ दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से कई सारे लोग बाहर निकल रहे होते हैं और फिर कुछ ही देर में वो गेट क्लियर होकर वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन ये देखकर वो कमांडर अपने मन में कहता है जनरल कमांडर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब, जो कहकर वो अपने वॉकी टॉकी को उठाते हुए कहता है सोल्जर सभी लोग रेडी हो जाओ। पर तभी कीरा सामने आते हुए उन सभी को समझाते हुए धीरे से कहती है ऑपरेशन यहीं पे रोक दिया गया है। तो ये बात सुनकर वो कमांडर धीरे से शकीरा से कहता है शकीरा आखिर तुम्हें क्या कह रही हो। तो कीरा जोर से चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहती है सभी लोग ये सुन लो, जनरल कमांडर के ऑर्डर के हिसाब से थंडर गिल्ड का एक नया लीडर चुना गया है। ये सुनकर तो कमांडर हैरान होते हुए कहता है क्या लीडर, आखिर वो कौन है। तो कमांडर की बात सुनकर तो कीरा अपना दांत पीसने लग जाती है। वो अपनी आंख को तिरछा करते हुए पीछे की ओर देखती है। वह हम उसके पीछे उसी बंदे को देखते हैं जो कि हुडी से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, जो होता है किम। वो ये देखकर मुस्कुराने लग जाता है। फिर हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जब उनकी बहस लीडर के लिए चल रही थी और वहीं पर किम मुस्कुराते हुए कह रहा था ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, लेकिन इशाक ने अभी के लिए मुझे चुना है एक सक्सेसर के हिसाब से जो कि ठंडा गिल्ड को रूल करेगा। तो किम की बात सुनकर तो कीरा और पार्क्यून तो कुछ नहीं कह पाते हैं, वो शांति से किम की बात सुन रहे होते हैं। और खैर मैं तुम्हें इस बात को मेंशन कर देता हूँ, इस डंजन को छोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज पब्लिक को ये मत बताना कि मुझे सक्सेसर के रूप में चुना गया है। अगर इसे दूसरे वर्ड में कहा जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वहाँ पे अपना मुंह बंद रखोगे। तो ये सुनकर पार्क्यून चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं जो ऐसी बात बाहर पब्लिक में रिलीज करेंगे, लेकिन फिर भी ये क्यों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं पूरी दुनिया को ये बता देता कि मैं गिल्ड मास्टर बन चुका हूँ। और वहीं कीरा ये देखकर गुस्सा होते हुए किम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम पंक आके तुम फिर से क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन सभी की बात सुनकर तो किम के चेहरे पे एक शातिर से स्माइल आ चुकी होती है। वो हंसते हुए इशाक के ऊपर सारा बिल तोड़ते हुए कहता है ये मैं नहीं बल्कि इशाक कह रहा है, उन्होंने ये कई सालों के लिए प्लान बनाया है। और हाँ, चाहे मैं ठंडा गिल्ड का मास्टर हो या फिर सक्सेसर, इन जैसे टाइटल बहुत ही जल्द ही मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो इस बात को याद करते हुए प्रेजेंट में कीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो वहां से जाते हुए कमांडर से कहती है जैसे ही तुम हेडक्वार्टर में आओ तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिंग की मीटिंग बैठाई जाएगी। और चिढ़ते हुए कहती है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। वेल अब इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें न्यूज की हेडलाइंस पे दिखाया जा रहा होता है नए गिल्ड ने मीसा गिल्ड के बाद पहली बार 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर किया है और थंडर गिल्ड लीडर मारा जा चुका है, जिसके साथ इशाक और उसके पार्टिसिपेंट जो सभी लोग 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर करने गए थे वो सभी लोग अभी थंडर गिल्ड लीडर का मौत का शोक बना रहे हैं। और हमें
हमें डेली रिपोर्ट का भी न्यूज दिखाया जाता है, थंडर गिल्ड का नया सक्सेसर, लेकिन उसे पब्लिक की आंखों से छुपाया जा रहा है। आखिर कौन है थंडर गिल्ड का नया सक्सेसर? और उसी न्यूज के अंदर हम देखते हैं कुछ मेन न्यूज को, जिसमें लिखा था फिनिक्स गिल्ड और थंडर गिल्ड दोनों ही एक साथ मर्ज हो चुके हैं। और इन सभी न्यूज की सबसे बड़ी हेडलाइंस ये होती है कि इशाक अनाउंसमेंट करने वाला है सेवियर गिल्ड को। वेल, अब इसी के साथ हमें इशाक की ओर का सीन दिखाया जाता है, इट्स मीन किम की ओर, जहाँ पे इशाक सभी लोगों को अपने इंटरव्यू दे रहा होता है। हेलो, मैं इशाक विनो हूँ। आप सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट और इनकरेजमेंट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब आप लोगों की बदौलत है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं इस मोमेंट पर आप सभी लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। फिनिक्स गिल्ड और थंडर गिल्ड के कमांडर हम लोगों ने काफी लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया कि फिनिक्स गिल्ड और थंडर गिल्ड दोनों ही एक साथ आज मर्ज हो जाएंगे। और इसी के साथ फ्यूचर में आने वाली मुसीबत, जिससे हम लोग बाहरी सरकार से मदद मांगते थे, हमें उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे सरकार का काफी ज्यादा खर्चा कम हो जाएगा। और हम लोग डंजन के अंदर रेड कर कर मॉन्स्टर को मारेंगे और फ्री में दुनिया बचाएंगे। इसलिए मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जिसे मैंने क्रिएट किया है, द क्रिएशन ऑफ द सेवियर गिल्ड। मैं अपने सेवियर गिल्ड का अनाउंसमेंट करता हूँ। और ईशा की ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद तो कोरिया के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि दुनिया को बचाने वाला दूसरा गिल्ड कोरिया में अपेयर हो चुका है। और इस समय जो सबसे ज्यादा खुश था वो चेन, वो खुश होते हुए कह रहा होता है, फाइनली आखिरकार हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि उसके पास अब इतनी पावर आ चुकी थी कि वो मीसा गिल्ड से बराबर की टक्कर ले सकता है। जिसके बारे में सोचकर तो ओचेन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसे किसी के खाने की चपर चपर आवाज उसके कानों में आने लग जाती है। लेकिन कैसे न कैसे कर ओचेन उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय में उसके सबर का बांध टूट चुका होता है। वो गुस्से से अपने कप को मोड़ते हुए सामने की ओर चिल्लाते हुए कहता है, हे क्या तुम इसे चुपचाप नहीं खा सकते, तुम बंक, और ये तो कोई तुम्हारा घर नहीं है। वेल, हम सामने देखते हैं ली को, जो कि बड़े आराम से चिप्स खा रहा होता है, और ओचेन इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, और क्या तुम्हें खाना खाने के बाद इसे क्लीन नहीं करना चाहिए था? लेकिन ली इसकी ये बात सुनने के बावजूद भी वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। वो आराम से अपने चिप्स के पैकेट को खत्म करते हुए कहता है, अरे बड़े भाई, अब मैं एक नेशनल हीरो हूँ जो कि 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर कर आया है। अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो मैं किसी दूसरे ऑफिस में चला जाऊंगा। तो ये बात सुनकर ओचेन उसके हाथ में जो कप था वो उसके मुंह के ऊपर फेंकते हुए कहता है, तो तुम्हें रोका कौन है? जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो और सभी को अपना नाम बताओ कि तुमने 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर किया है। लेकिन आखिर तुम्हारी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? तो ओचेन की बात सुनकर उसे उसकी बात समझ में तो नहीं आती है, इसलिए वो अकड़ में आते हुए कहता है, अरे आखिर कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करेगा? मैं ली जिना हूँ, ली जिना, मैं वो ली जिना हूँ जो इशाक के साथ रहता है, जिसने 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर किया है। तो ली की बात सुनकर तो ओचेन के चेहरे पे गले की मुस्कुराहट आ चुकी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओ लीजिन, हाँ मुझे लगता है कि उसका नाम स्पाशिबा था, है ना? तो ओचेन की बात सुनकर तो उसके चेहरे के रंग उड़ चुके होते हैं, और ओचेन उससे आगे कहता है, और तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम इस ऑफिस को मूव करना चाहते हो? इसलिए वो तुरंत ही सेक्रेटरी ली को बुलाते हुए कहता है, सेक्रेटरी ली, ये पंक कह रहा है कि ये दूसरे ऑफिस में जाना चाहता है। अगर कोई दूसरा डबल गंगर आता है तो तुम इससे छुटकारा पा लेना। और ली तो इस समय बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो घबराते हुए, और ली ओचेन की बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो घबराते हुए अपनी मुंडी को हल्का हल्का घुमाते हुए सेक्रेटरी ली की तरफ मुड़ता है। सेक्रेटरी ली उसके सामने आकर उससे कहती है, इतने समय तक आपने जो कड़ी मेहनत की उसके लिए धन्यवाद। ये देखकर तो ली बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ओचेन उसका मजा लेते हुए उससे कहता है, ओह आखिर तुम क्या करना चाहते हो नेशनल हीरो ली जना? तो ओचेन की बात सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है, तुम स्कैमर। वेल, अब इसी के साथ सीन शेप होकर हमें किम की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम किम की गाड़ी को देखते हैं, जो कि एक वीरान खंडर के पास खड़ी हुई होती है। और उसी वीरान खंडर के अंदर हमें किम के उन सभी आइटम को दिखाया जाता है, जिसमें हमें हैमर, थंडर किंग का स्पेयर, हेडिस हेलमेट, एजिस शील्ड और भी ऐसे कई सारे आइटम होते हैं जिनको हमें दिखाया जाता है। तो किम उन सभी आइटम को देखते हुए कहता है, लगता है कि मैंने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। और रिची, जिसे मैंने थंडर एम्पर से लड़ने के लिए बुलाया था, जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकला, लेकिन फिर भी ये सभी चीजें ली सीजन को ओवरपावर करने के लिए काफी नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ, मुझे एक्वायर करना पड़ेगा उस आइटम को। वेल, हमें ये तो नहीं बताया जाता है कि किम किस आइटम के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसी के साथ हमें अगले दिन पार्क्यून की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्क्यून तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी दारू की बोतल को जोर से पटकता है, और वो गुस्से से अपने सामने वाले बंदे से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो बस मुझे छोड़ा नहीं बल्कि उसे काटने का फैसला किया। तो फिर आखिर तुमने अपने चेहरे को मेरे सामने क्यों दिखाया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वेल, हमें सामने किम को दिखाया जाता है, जो कि उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने अपने मास्टर को नहीं पहचाना और उसे काटने का फैसला किया, लेकिन अभी भी तो
मैं किसी का लॉयल सबॉर्डिनेट हूँ, लेकिन उसमें बात बस इतनी सी है, अभी जो मेरा मास्टर है वो बदल चुका है। और सैयारा मूवी जैसा एक्टिंग मत करो कि तुम्हारा दिल टूट चुका है। तुम तो हमेशा से बस यही चाहते थे कि कैसे भी ना कैसे कर तुम मीसा गिल्ड से आगे निकल जाओ, लेकिन अब थंडर गिल्ड और फिनिक्स गिल्ड दोनों ही इशाक में शामिल हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मीसा गिल्ड के बराबर एक और गिल्ड बन चुका है? तो ये बात सुनकर तो पार्क्योन जिस गिलास को पकड़ा था उसे ही तोड़ देता है, क्योंकि ये बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। भले ही वो मीसा गिल्ड से आगे निकल चुका है, लेकिन उसके पास वो पावर नहीं है जो वो पावर चाहता था। इसलिए पार्क्योन बड़े गुस्से से किम से कहता है, आखिर तुम जैसा इंसान मेरे बारे में क्या ही समझ सकता है? तो पार्क्योन की ये बात सुनकर तो किम की हंसी छूट चुकी होती है। वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे बारे में जानना? मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम एक अम्बिशन मैन हो जो किसी भी तरह बस आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो छल कपट या फिर लालच हो। तुम्हें इन सभी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी तुम वो करने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बीच में आकर ली सिजून ने तुम्हें उस जगह से धक्का दे दिया जिसकी वजह से तुम दूसरे नंबर के आदमी बन गए। और किम की ये ताने की वजह से तो पार्किन को काफी से तो गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ से तो खून निकल चुका होता है। उसके दिल में बस एक की ख्वाहिश थी कि वो किम को अपने हाथों से यहीं पे जान से मार दे, लेकिन वो जानता है कि किम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उसके लेवल से बियॉन्ड हो चुका है। और किम उसके जले पे और नमक डालते हुए उससे आगे कहता है, तुम लोगों के सामने एकदम टफ एक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम असलियत में एक कायर हो जो कि सभी चीजों को खोने से डरता है। और अब बस तुम्हारे पास अब दो ही चॉइस है, या तुम उसके पीछे जाओ और आखिरी तक बस स्ट्रगल करते रहो, या फिर इशाक के पीछे जाने के बाद तुम्हें लोगों की तारीफ मिलेगी। जो कहकर किम वहां से जाने लग जाता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते हुए फिर से पार्कियन से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे। जो कहकर किम फाइनली वहां से चला जाता है, लेकिन पार्कियन इस समय कुछ ज्यादा ही सीरियस था। वो काफी देर से उसी जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा था, फिर लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं पार्कियन हूँ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और उसी के साथ हम न्यूज की हेडलाइंस को भी देखते हैं। फिनिक्स गिल्ड और थंडर गिल्ड मिलने की वजह से एक सुपर गिल्ड बन रहा है जिसका नाम है सेवियर गिल्ड। और उसी न्यूज के हेडलाइंस के नीचे लिखा हुआ था, फिनिक्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर पार्कियन सच्चाई की राह हीरो को फॉलो कर रहे हैं। और पार्कियन इन सभी बातों को समझते हुए काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कह रहा होता है, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, नहीं ये गड़बड़ कब से शुरू हुआ, आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन आखिर इस बंदे को कौन बताए जो जिसका यूज करना चाहता था वो कब से तेरा यूज कर रहा था। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारा सीन शिप होकर हमें दूसरी तरफ सिटी एरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं किसी डंजन आउटब्रेक को, और उस डंजन आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं। और फिर हमें उसी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिस तरफ डंजन आउटब्रेक हुआ था। वहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि उस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी और जाता है, लेकिन उसके ध्यान हटने से पहले ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है। वेल वो होता है ड्रैगन स्लेयर, जो कि उसकी आँख को काटते हुए उसकी पूरी बॉडी को चीर कर आगे निकल चुका होता है। और उस ड्रैगन के मरने के बाद ही हमें अगले दिन सभी न्यूज में सुनाया जा रहा होता है, कल शाम लगभग 8 बजे डाउनटाउन पेरिस के अंदर एक डंजन आउटब्रेक हुआ, जिस डंजन के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकले। और इस आउटब्रेक की वजह से कई लोग जान से मारे गए और कई सारे लोग जख्मी हुए, लेकिन सरकार के कहने पर उस जगह पर कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर पहुंचे और हमारे ड्रैगन स्लेयर ने उस ड्रैगन को मार दिया। और पेरिस के लोग अपने प्यारों को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हैं। और फिर सीन हमें न्यूज का दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूज में मिलिट्री ऑफिसर इसकी रिपोर्ट देते हुए कहता है, बोर्डंग में 7वें फ्लोर डंजन सामने आया है, ये सबसे ज्यादा खराब मामला है। और बोर्डंग में 6ठे फ्लोर डंजन को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद ड्रैगन स्लेयर हंटर के अकॉर्डिंग 7वां फ्लोर डंजन उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और ड्रैगन हंटर जिसने एडमिट किया है कि वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो 7वें फ्लोर डंजन को अकेले ही क्लियर कर लेगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसे 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर करना है, इसलिए वो सही समय पर वहां पे नहीं पहुंच पाया। और फ्रांस के अंदर ह्यूमन एसोसिएट प्रोटेस्ट कर रही है। उनका प्रोटेस्ट इस बात पे था, जो प्लेयर डंजन को अवॉइड करते हैं उनको सेल्फ कंडेम्ड करने के लिए कह रहे हैं। इट्स मीन वो लोग अपने प्लेयर की आईडी को गिव अप कर दें। और इन सभी न्यूज को पढ़ रहा होता है ड्रैगन स्लेयर, जो इन सभी न्यूज को देखकर तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो परेशान होते हुए कहता है, मैं तो इसकी वजह से पागल हो गया हूँ। तो उसी गाड़ी के अंदर उसका बटलर भी बैठा हुआ होता है, वो भी ड्रैगन स्लेयर से कहता है, हम बहुत मुसीबत में हैं। तो ड्रैगन स्लेयर उसकी बात सुनते हुए कहता है, नहीं ये मुसीबत नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो लोग कुछ गलत समझ रहे हैं। वेल इसी के साथ हमें बाहर ह्यूमन एसोसिएट का प्रोटेस्ट दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था, जल्दी जाइए कोर्टेक्स 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर अटैक करो। और कॉवर्ड की तरह जो हमेशा चुप रहते हैं उन सभी फ्रांस प्लेयर को आत्महत्या कर लेना चाहिए। और ड्रैगन से उन सभी को देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें अब लगता है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि फ्रांसीसी लोगों का प्यार अब मुझे
मिल रहा है। इट्स मीन उन सभी का गुस्सा। और फिर अपनी न्यूज को पढ़ते हुए कहता है, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों की तुलना में मैं क्या करने में कैपेबल हूँ। और इन सभी सिटीजन के कंप्लेंट को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में कंप्लेंट की बाढ़ आ जाएगी। तो ये सुनकर ड्रैगन स्लेयर का बटलर उससे कहता है, तो क्या मास्टर, इसलिए आप ऐसे ही चले जाओगे? अभी आशा की दौड़ से छुटकारा पाना आपके लिए बहुत ही जल्दी है, जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसे इतना कहने से पहले ही उसकी गाड़ी उस स्टॉप पर आ चुकी होती है जहाँ पे उसे उतरना था। तो ड्रैगन स्लेयर भी उस जगह से उतर चुका होता है और उसका बटलर उससे कहता है, अच्छे से कन्वर्सेशन करना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ड्रैगन स्लेयर कहता है, इसके लिए शुक्रिया। और फिर उसकी नजर साइड की ओर जाती है जहाँ पे हम देखते हैं सेक्रेटरी ली को। तो उसको देखते हुए ड्रैगन स्लेयर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वो भी अभी ही पहुंची है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा लेट हुआ हूँ। जो सोचकर ड्रैगन स्लेयर उसके पास जाने लग जाता है और सेक्रेटरी ली उससे कहती है, काफी समय हो गया है, आप कैसे हैं? तो ड्रैगन स्लेयर कहता है, बॉस मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम कोरिया से बहुत दूर से आई हो। और सेक्रेटरी ली कहती है, नहीं ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ड्रैगन स्लेयर उससे कहता है, चलो इस तरफ चलो। और जैसे सेक्रेटरी ली उसके अंदर जाती है, वो सामने का नजारा देखकर तो काफी हैरान हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है, क्या मैं यहाँ पे एक अकेली कस्टमर हूँ? लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और ड्रैगन स्लेयर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, जब से तुम यहाँ पे आ रही थी मैंने ये जगह पहले ही पूरी जगह किराए पे ले ली थी। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी ली उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, आपके स्मार्टफोन के लिए आपका शुक्रिया। तो ड्रैगन स्लेयर हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, ये सब तो बस। लेकिन वो इतना कह रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसे किसी की पचर पचर खाने की आवाज सुनाई देती है। तो इस आवाज को सुनकर ड्रैगन स्लेयर कंफ्यूज होते हुए पीछे की ओर मुड़ता है। हमें उसी रेस्टोरेंट के अंदर ली को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से लॉबस्टर लेग पीस खा रहा होता है। तो उसको देखकर तो ड्रैगन स्लेयर भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा यहाँ पे आया कैसे। और ली की भी नजर उस तरफ चली जाती है, वो भी कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर वो बंदा उसे ऐसा क्यों बोल रहा है। इसलिए ली उसे कहता है, हे बड़े भाई, क्या तुमने किसी इंसान को पहली बार ऐसा खाते हुए देखा है? लेकिन ड्रैगन से इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ चुका था कि वो बंदा उसे बड़ा भाई कह रहा है। और फिर ड्रैगन से अपनी जगह से उठते हुए उससे कहता है, क्या पहले तुम मुझे बताओगे आखिर तुम हो कौन? और मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिस रेस्टोरेंट को मैं लेता हूँ वो जगह मैं पूरी तरह से बुक कर लेता हूँ, इसलिए तुम्हारा जैसा इंसान यहाँ पे तो नहीं आ सकता है। तो तुम मुझे बताओगे आखिर तुम हो कौन? तो ड्रैगन सेवर की बात सुनकर ली अपने डिंगे के बारे में हकने वाला होता है कि मैं 7वें फ्लोर डंजन का। लेकिन तुरंत ही सेक्रेटरी ली की बात को संभालते हुए कहती है, ये मेरे ऑफिस का एक स्टाफ है और मुझे लगता है कि ये आपकी इससे पहली मुलाकात होगी, ड्रैगन हंटर। तो सेक्रेटरी ली की बात सुनकर ली इस बात को मना करने ही वाला होता है, लेकिन ड्रैगन सेवर कहता है, ओह ऐसा है, तो ऐसा लगता है कि इस कंट्री के अंदर तुम सभी न्यू कमर्स को ला रही हो ताकि इनको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए एक बॉडीगार्ड के रूप में, है ना? तो ड्रैगन हंटर की ये बात सुनकर तो मानो उसके सर पे एक पहाड़ गिर चुका होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या एक न्यू कमर, क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो ताकि हम दोनों आपस में बात कर सकें? और ये बात सुनकर तो मानो उसके कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। सेक्रेटरी ने उसके सामने उसके मुंह पे बेइज्जती कर दी है, अब तो वो पूरी तरह से टूट ही गया है समझो। और ड्रैगन हंटर भी ली की हालत देख और वो भी कंफ्यूज होते ली की तरफ देख ही रहे होते हैं। लेकिन तभी सेक्रेटरी ली खांसते हुए कहती है, क्या अब हमें काम की बात करना चाहिए? जो कहते हुए सेक्रेटरी ली ड्रैगन हंटर की तरफ एक डॉक्यूमेंट को बढ़ाते हुए कहती है, आपने जिन चीजों को भेजा था उन सभी मटेरियल्स और रिकमेंडेशन को मैंने और अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे उस सामान को भी लिख दिया है जिसकी हमें जरूरत है। तो ड्रैगन सेयर भी उन सभी डॉक्यूमेंट को देखने लग जाता है और सेक्रेटरी ली उससे आगे कहती है, फ्रांस में दिखाई देने वाले 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर अटैक करने की कंडीशन ये है कि हम जो चाहते हैं वो है डेड नाइट स्किल पेज। तो डेड नाइट स्किल पेज के बारे में सुनकर तो ड्रैगन सेयर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिर्फ एक यूनिक ग्रेड का आइटम ही क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि 7वां फ्लोर डंजन कोई मामूली बात नहीं है। तो उसके बदले कोई लेजेंडरी आइटम या और भी कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर करना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन इस समय जो सेक्रेटरी ली की कंडीशन थी बस वो एक डेड नाइट स्किल पेज है जो कि एक यूनिक ग्रेड का आइटम है। क्या बस ये इतना ही? अगर तुम मेहनत करो तो तुम और भी ज्यादा कुछ हम लोगों से मांग सकती हो, क्या तुम्हारा इतने में हो जाएगा? लेकिन सेक्रेटरी ली उसको बोलते हुए कहती है, मैंने अभी भी अपनी पूरी बात नहीं की है, इसलिए पहले तुम मेरी बात सुनो। आपको तो वो सामान याद ही होगा जब आपने कोरिया में वो सामान लाया था, तो इसलिए प्रेसिडेंट ने मुझसे सीधे कहा है, ये आप ये समझ सकते हो कि ये जो शब्द हैं वो प्रेसिडेंट के हैं। पिछली बार जो सामान मिला था उसकी वजह से मैं ये कीमत कम रख रहा हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि ये बात मैं आपको बताऊं। तो इस बात को सुनकर ड्रैगन स्लेयर, ओह तो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा लालची है, लेकिन लगता है कि उसके अंदर कोई अच्छी सोल बची हुई है। लेकिन तभी हमें किसी को रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हुए दिखाया जाता है, जो आते हुए कहती है, लगता है कि हर कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो उस आवाज को सुनकर सेक्रेटरी तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ती है। हमें पीछे पार्क शिने को दिखाया जाता है जो कि काफी स्टाइल में सामने खड़ी होती है और उसके पीछे उसके
2 बॉडीगार्ड। और ये देख कर ली बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और पार्क शिने को वहाँ पे देख कर ली बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और पार्क शिने की नजर सीधे सेक्रेटरी ली की तरफ जाती है और सेक्रेटरी ली भी उसे बड़ी शांति से घूर रही होती है। अब फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों एक ही टेबल पर बैठ चुके होते हैं और फिर पार्क शिने कहती है तो तुम्हें 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर अटैक करने के लिए राइट चाहिए तो क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा मीसा गिल्ड ऐसे गिल्ड से कंपटीशन करे जो कि अभी अभी उभरा हुआ है, इट्स मीन पुश ओवर हो रहा हो। अरे आखिर उसका नाम क्या था? सेवियर गिल्ड। सचमुच ये नाम तो मैं सही से बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन पार्क ने अगले पर सीरियस होते हुए कहती है, हे ड्रैगन हंटर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फ्रांसिस गवर्नमेंट ने पहले ही मीसा गिल्ड से हेल्प मांगने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो ये बस उनका ड्रैगन से कुछ नहीं कहता है, बस अपनी मुंडी हिला देता है और पार्क ने उन सभी से आगे कहती है, और क्या तुम ये जानती हो कि तुम किसके खिलाफ जा रही हो? क्या तुम यहाँ पे पूरे सिचुएशन को समझती हो? लेकिन ली उसकी ये बात सुनकर तो उससे चिढ़ते हुए कहता है, हे मैं ये सोच ही रहा था कि आखिर तुम क्या कहोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पास मुझ जैसे न्यू कमर्स के सामने अपना मुंह खोलकर बकवास करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई और जरिया था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें इनकैपेबल हैं? लेकिन ये कौन सोचेगा कि हम उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे? और अगर ये तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग तुम लोगों से कंपटीशन करें तो तुम कोरिया वापस जा सकती हो और हम लोगों के ऊपर डंजन अटैक करने का राइट छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर पाक्षी ने उससे कहती है, तुम चाहे कुछ भी बकवास कर लो, लेकिन ली उसकी बात अभी भी खत्म नहीं होती है। वो उससे कहता है, अरे चुप हो जा, जहाँ तक मुझे पता है मीसा गिल्ड ने 8वीं या फिर उससे ऊपर वाले डंजन को अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन फ्रांस में जो अपेयर हुआ है वो ए रैंक 7वें फ्लोर का डंजन है। तो हमारे गिल्ड की तरह मीसा गिल्ड को भी 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर अटैक करने का ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपीरियंस है। सेवियर गिल्ड मीसा गिल्ड को हरा देता है और 7वें फ्लोर ए रैंक डंजन के ऊपर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्या तुम उस समय भी हमसे इतनी ज्यादा एरोगेंट में बात करोगी? लेकिन पार्क ने उसकी बात सुनकर कहती है, क्या कहा तुमने? लेकिन तभी सेक्रेटरी ली अपनी जगह से उठते हुए कहती है, शिने, और फिर वो सीरियस होते हुए कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ये जल्द ही पता चल जाएगा, ठीक है मिलते हैं अगली बार। जो कहकर सेक्रेटरी ली और ली दोनों ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम पार्क शिने को देखते हैं जो उसकी बात सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये सीन देखकर तो ड्रैगन हंटर शांति से पार्क शिने को देख रहा होता है। वेल अब सीन शिव होकर हमें न्यूज की हेडलाइंस को दिखाया जाता है। ईशा के सेवियर की एस्टेब्लिश के ठीक बाद वे फ्रांस में 7वें फ्लोर डंजन के लिए मीसा गिल्ड के साथ कंपटीशन करेंगे और लास्ट वीक के अंदर ही सेवियर गिल्ड के ऑफिशियल मीसा गिल्ड की पार्क शिने और फ्रांस का बेस्ट प्लेयर ड्रैगन हंटर, उन तीनों को स्पॉट किया गया है पेरिस रेस्टोरेंट के अंदर और स्पीड इंजन स्पासिबा इट्स मेनली 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर अटैक करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए हैं। और इशाक का दाहिना हाथ सेवियर गिल्ड में और इशाक का दाहिना हाथ सेवियर गिल्ड का ऑफिशियल मेंबर में से एक स्पासिबा पेरिस के एक सबवे स्टेशन में डंजन ब्रेक जोन में एक मॉन्स्टर के साथ फेयरलेस बैटल लड़ा। पार्शिने ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो मीसा गिल्ड का एक ब्रांच पेरिस में लगाएंगे। पार्शिने जो मीसा गिल्ड की वॉइस गिल्ड मास्टर है, उन्होंने फ्रांस में अपनी ब्रांच खोलने की चर्चा पूरी कर ली है और मीसा गिल्ड ने फैसला किया है कि वो फ्रांस में लेवल 100 के ऊपर 50 हाई लेवल प्लेयर को ही भर्ती करेंगे। और ड्रैगन हंटर ने 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर हमला करने को लेकर उसके अधिकार को लेकर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली है। कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि वो मीसा गिल्ड और सेवियर गिल्ड के बीच दुश्मनी बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और फ्रांस गवर्नमेंट आज रात 7 बजे 7वें फ्लोर डंजन को लेकर अटैक करने वाले गिल्ड का अनाउंसमेंट करेंगे। वेल अब इसी के साथ हमें रात का सीन फ्रांस गवर्नमेंट हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं पार्शिने को, जहाँ फ्रांस गवर्नमेंट का आदमी उससे हाथ मिला रहा होता है। इसमें ये क्लियर हो चुका है कि मीसा गिल्ड उस डंजन के अंदर एंटर करेगा और वहीं पर दूर खड़ा हुआ कोई बंदा देख रहा होता है। लेकिन तभी कोई उसके पास आते हुए कहता है, तो आप यहाँ थे? तो उस आवाज को सुनकर वो भी हैरान होते हुए पीछे की ओर मुड़ता है और फिर उसके सामने आते हुए कहती है, आप रिपोर्टर द्वारा पकड़े तो नहीं गए होगे है ना? वेल हम देखते हैं वो होती है सेक्रेटरी ली और उसके पीछे जो चुपकर अपनी आंखों को छुपा रहा होता है वो होता है ली। तो सेक्रेटरी ली की बात सुनकर वो बंदा कहता है, नहीं कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। देखते हैं लगभग तो 1 महीना हो गया है ना? तो क्या तुम पेरिस में अच्छे से रही? तो सेक्रेटरी ली कहती है, हाँ आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। तो ये बात सुनकर वो बंदा कहता है, ठीक है अब इसे ले लो। तो सेक्रेटरी ली भी उस आइटम को देखते हुए कहती है, ये तो वेल हमें सामने उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना मार्क्स उतारते हुए कहता है, खैर आपका शुक्रिया, हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आग बुझाने में कामयाब रहे। वेल अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे ये कौन है, ये है ड्रैगन हंटर। और ड्रैगन हंटर सेक्रेटरी ली की पुरानी बात को याद करते हुए कहता है, आपका जो ऑफर था वो ये था कि 7वें फ्लोर डंजन के ऊपर सेवियर गिल्ड अटैक करेगा, लेकिन सेवियर गिल्ड उसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा क्योंकि सेवियर गिल्ड को यह दिखाना था कि वो उस डंजन के अंदर एंटर करना चाहता है ताकि इससे पार्शिने यानी कि मीसा गिल्ड प्रोवोक हो सके। और फ्रांस गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत बिल्कुल ही सही गई, जबकि उनकी तरफ का पल्ला काफी भारी था। लेकिन जैसे ही मीसा गिल्ड की ओर से पब्लिकली ये अनाउंसमेंट आया कि वो इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं, इट्स मीन वो
डंजन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल ही बदल गई। अब बस समय की ही बात है जब वो डंजन के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये बस उनका सेक्रेटरी कहती है लेकिन अटैक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका इसके लिए शुक्रिया कि आपने हमें आइटम दिया। और वहीं पर दूर खड़ा ली इन दोनों को देखते अपने मन में कह रहा होता है हम ऐसे कंडीशन पे थे जहाँ पे मीशा गिल ने हमसे अटैक करने का राइट छीन लिया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 1 महीने तक बड़ी आराम से आराम करता। लेकिन उन कमीने मीशा गिल की वजह से मुझे लगभग 1 महीने तक लगातार काम करना पड़ा ताकि मैं पब्लिक का ओपिनियन चेंज कर सकूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इन लोगों ने मेरा उस समय यूज किया था ताकि उस समय पब्लिक का ओपिनियन बदल जाए, जिससे मीशा गिल के ऊपर प्रेशर आ जाए कि वो क्या करना चाहता है। ये बात सोचकर तो ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन भला वो क्या ही कर सकता है। और वहीं पर सगड़ी ली जो ड्रैगन हंटर ने उसे जो आइटम दिया था उस आइटम को चेक करने लग जाती है। वेल हम देखते हैं डेट नाइट स्किल पेज को, तो सामान को चेक करते हुए सगड़ी ली कहती है मैंने सामान को चेक कर लिया है, ये बिल्कुल वही है जो मैं चाहती हूँ, इसके लिए आपका शुक्रिया। जो कहते हुए सगड़ी ली ड्रैगन सेल से हाथ मिलाती है और फिर ड्रैगन सेल उससे हाथ मिलाकर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है वो वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और वही हम ड्रैगन सेल के ऊपर एक बैनर को देखते हैं जो कि आसमान में जा रहा होता है, उसमें लिखा था फ्रांस गवर्नमेंट ने मीसा गिल को एग्रीमेंट ट्रांसफर कर दिया है, अब उसकी सेरेमनी चल रही है कि वो डंजन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फिर ड्रैगन हंटर आगे कहता है डंजन के ऊपर अटैक करने का राइट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला रहा होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग आखिर इतने ज्यादा ग्रेडी क्यों नहीं हो, क्या इशाक सातवें फ्लोर डंजन के बारे में सुनकर डर तो नहीं गया है। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी होती है, वो उससे कहती है ओह उसके बारे में कुछ ही घंटों के अंदर आपको प्रेस के अंदर कुछ अच्छी खासी न्यूज मिलने वाली है। वेल अब उसी के साथ हमें कहीं और नॉर्थ माउस नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बारिश के अंदर छतरी लेकर आगे बढ़ रहा होता है और सेक्रेटरी की आवाज ड्रैगन हंटर को आगे बताती है और वो न्यूज इसके बारे में होगा कि कैसे मीसा गिल के साथ ही सिविर गिल भी एक डंजन के अंदर एंटर करने वाला है और वो डंजन होने वाला है 7th फ्लोर ए रैंक प्लस डंजन। तो 7वें फ्लोर ए प्लस रैंक डंजन का नाम सुनकर तो ड्रैगन सर हैरान होते हुए कहता है क्या 7वां फ्लोर ए रैंक प्लस प्लस डंजन। वेल इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो ए रैंक प्लस डंजन था। आप लोग सोच ही सकते हो जब किम ने सी रैंक प्लस डंजन को क्लियर किया था तो उसमें कितनी ज्यादा तबाही मची थी, और ये उससे भी ऊपर नहीं उससे भी ऊपर वाला डंजन लेवल है। तो ड्रैगन हंटर की ऐसी हैरानी को देखकर सेक्रेटरी बस अपना मुंडी हाँ में हिला देती है कि वो सच कह रही है। वेल अब सीनशिप होकर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब किम ने 7वें फ्लोर सी प्लस डंजन को क्लियर करने गया था, जब उसके साथ थंडर किंग पार्कियोर और कीरा साथ में गए थे डंजन क्लियर करने। और उसी 3 महीने पहले के सीन में हमें कीरा को दिखाया जाता है जहाँ पे कीरा सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होकर सीधे गेट से बाहर निकल चुकी थी। और वही हमें सामने ली और इशाक इट्समिन जोहान को दिखाया जाता है और उसके सामने खड़ा था किम, जहाँ किंग के सामने ठंडा किंग की बॉडी मरी हुई पड़ी थी। और कुछ ही देर में ली और जोहान भी उस गेट से बाहर निकल गए, लेकिन किम भी अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। वो उसको देखता है और फिर किम अपने हाथ को उठाकर उसके सर के ऊपर रखता है और फिर किम अपनी स्किल आई ऑफ द एनुबिस स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसकी सारी मेमोरी को पढ़ने लग जाता है। और प्रेजेंट में किम कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल ही लगा था कि उसका इन्फ्लुएंस इस हद तक होगा, ये सोचना कि वो लंदन के अंदर 7वें फ्लोर ए रैंक प्लस वाले डंजन को हाइड कर रहा है। और वही हमें किम के सामने एक गेट को दिखाया जाता है जो कि था 7वां फ्लोर ए रैंक प्लस डंजन। तो किम उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन फिर भी मैं बहुत ही लकी हूँ। और तभी किम का फोन बजने लग जाता है तो किम उस फोन को उठाता है, उस तरफ से आवाज आती है ओह लगता है कि तुम पहुंच चुके होगे, लेकिन इंग्लैंड का मौसम तो अभी बारिश वाला होगा और मैंने वहाँ पे ये सुना है कि लोग बारिश होने पर छाते का यूज नहीं करते। तो किम कहता है हाँ लेकिन मैं कोरिया हूँ। तो वो चेन हंसते हुए कहता है नहीं 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 इशाक आप कोई आखिर क्यों होंगे, आप तो एक रूसी हैं। तो ये बात सुनकर तो किम कुछ नहीं कह पाता है और फिर उसे सवाल पूछते हुए कहता है क्या सब कुछ काम स्मूथली चल रहा है। तो उस तरफ से वो चेन अपने लैपटॉप को चेक करते हुए कहता है क्या क्या हम लोग 1-2 दिन से साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें उसी ओचन के लैपटॉप में दिखाया जाता है जिसमें कुछ न्यूज के हेडलाइंस होती है। सेवियर गिल्ड ने ये अनाउंसमेंट किया है ईस्ट इंग्लैंड के अंदर उन्होंने जो डंजन पाया है वो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं जो है ए रैंक प्लस 7वां फ्लोर डंजन। और ठीक सेवियर गिल्ड के 1 महीने अनाउंसमेंट के बाद ही सेवियर गिल्ड मीसा गिल्ड से आगे निकल रहा है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है इशाक का जो इन्फ्लुएंस है वो ली सीजन के इन्फ्लुएंस को सरपास कर चुका है। वर्ल्ड का बड़ा न्यूज 7वां फ्लोर ए रैंक प्लस वाले डंजन के ऊपर सभी लोग आशा कर रहे हैं कि वो उसके अंदर अटैक करेंगे। और ओचन किम से बात करते हुए उससे कहता है वो मीसा गिल्ड वाले लोग ये बात सुनकर तो उनके मुंह में हड्डी अटक ही गई होगी। और जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था बड़े गिल्ड वाले लोगों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजा है कि वो डंजन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। मैंने फिलहाल उन सभी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और चाइना का कुलून गिल्ड भी एग्री हुआ है कि वो 80 हाई लेवल प्लेयर को वहां पे भेजेगा। और इसी के साथ एक और तरफ का भी रिक्वेस्ट आया है जो है गेट 1 गिल्ड मास्टर कैरी रोना और एली हैटन जिसे तो आप जानते ही होंगे। और फंटायर गिल्ड के
के जे जैक्सन भी इसमें शामिल होंगे और इंग्लैंड भी विक्टोरिया गिल्ड से इसमें प्लेयर भेज रहा है, जिसके बारे में रॉयल फैमिली का भी दावा है कि वो देश के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। तो उसकी बात को सुनते हुए किम वहां से कहता है इसकी लाइन तो काफी बड़ी है। तो चेन उस तरफ से कहता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें पहले फ्रांस में 7वें फ्लोर डंजन को क्लियर करने की जरूरत है। यानी कि मिसा गिल्ड ने भी रिक्वेस्ट भेजा है कि वो इसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो चेन की ये बात सुनकर तो किम भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मिसा गिल्ड भी इसमें एंटर करने वाला है, इसलिए वो ध्यान से उसकी सारी बातें सुनने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो किसी भी तरह मेंबर्स को मैनेज कर लेंगे ताकि वो एक साथ 2 डंजन को क्लियर कर सके। तो चेन की सारी बातें सुनने के बाद किम बस उससे एक ही सवाल पूछता है उसका लीडर कौन है। आपने भी शायद उसके बारे में सुना होगा, जो सुंग वो है, वो पार्क शिने का सबसे ज्यादा करीबी साथी है और वॉटम में से बचे हुए कुछ मेंबरों में से एक। तो किम कहता है ये काम करेगा। तो किम की बात सुनकर तो ओचन को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन जैसे समझ में आता है कि ये काम करेगा तो उसे कंफ्यूज हो चुका होता है कि आखिर ये काम कैसे करेगा। इसमें उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। तो किम वहां से कहता है वेल, उन्हें इस बात से ग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने हमें उस डंजन के अंदर एंटर करने क्यों नहीं दिया। तो ओचन कहता ओह ठीक है मैं समझ गया, और किम फोन अपना काट देता है। पहले तो कुछ देर के लिए उस डंजन को देखता है और फिर उसी बरसात के अंदर वो वहीं से चला जाता है। और फिर हमें सीन शिप होकर हमें कुछ समय बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे उस डंजन के ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पे हमें सेवियर गिल्ड, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा थंडर गिल्ड और पार्कियन दोनों एजेंट सेवियर गिल्ड के साथ मिल चुके थे, और ग्रेट वन गिल्ड, कुल्लुन गिल्ड, और फिर हमें मीसा गिल्ड को भी दिखाया जाता है। और वही हमें गेट के सामने इशाक और ली को दिखाया जाता है, जो कि उस गेट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और अब यहाँ से सीन शिप होकर हमें दूसरी तरफ 7वें फ्लोर टावर का सीन दिखाया जाता है, और उसी टावर के अंदर हम एक बुल मीटोर को देखते हैं जिसके साथ कई सारे प्लेयर लड़ रहे थे। और सिस्टम नोटिस देते हुए कह रहा होता है आपने किल किया है लेबिरिंथ ओनर, एक मीटोर को आप मूव कर रहे हो अगले फ्लोर पर। और ये नोटिस जो चेक कर रहा था वो थे पार्श ने और ली सीजुन। और ली सीजुन इस नोटिस को चेक करते हुए कहता है हमको यहाँ पे आए कितना दिन हो चुका है। तो पार्श ने कहती है लगभग 10 दिन। तो ये बात सुनकर ली सीजुन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर अपने इन्वेंटरी से अपने वेपन को निकालते हुए कहता है ये बेहतर होगा कि हम लोग अगले फ्लोर पर बढ़ना शुरू कर दें। तो ये बात सुनकर पार्श ने परेशान होते हुए कहती है लेकिन हमारे मेंबर्स का क्या। तो ली सीजुन वहां से जाते हुए कहता है गिल्ड मेंबर्स की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत स्लो है, और मुझे लगता है सीवियर गिल्ड भी लगभग इसी समय 7वें फ्लोर ए रैंक प्लस वाले डंजन के अंदर एंटर कर चुका होगा। तो इसलिए उन लोगों का अटैक खत्म होने से पहले मुझे यहाँ पे डंजन को खत्म करना होगा, और एक बार जब हम लोग इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे तो हम अगले डंजन के अंदर जाने की तैयारी करेंगे। शायद 8वें फ्लोर पर आखिरकार मुझे तुमसे मिलना ही है। और हमें इशाक की तरफ का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी डंजन के अंदर एंटर कर चुका था, वो भी सिस्टम का नोटिस देख रहा था कि आखिर उसे क्या टास्क मिला है। और हमें इस डंजन का नाम पता चलता है ये है ड्रैगन लैंड, जिसकी डिफिकल्टी का लेवल A+ है, और इसमें कम से कम 500 मेंबर एंटर कर सकते हैं, जिसका लेवल कम से कम 240 से ऊपर होना चाहिए। इट्स मीन हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारा कीम आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, उसका लेवल 240 से भी ऊपर है। और इस डंजन को क्लियर करने की कंडीशन ये है आपको ड्रैगन लैंड ओनर को मारना पड़ेगा, और इसमें पहला टास्क होता है वो 10 दिन का सर्वाइवल कॉस्ट होता है। तो इसको देखकर तो किम मुस्कुराने लग जाता है, वो अपने मन में यही कह रहा था लगता है कि लक मेरे ही साइड है। लेकिन तभी कोई उसके पास आते हुए कहता है ओह तो तुम हो इशाक। तो किम भी कंफ्यूज होकर उस तरफ देखता है। वेल हमें सामने मीसा गिल्ड का जो सुंगू को दिखाया जाता है, वो इशाक के पास आते हुए कहता है हेलो मैं जो सुंगू हूँ मीसा गिल्ड से। वो इशाक से हाथ मिलाते हुए कहता है आपके साथ काम करने में मजा आएगा। तो इशाक इट्स मीन किम भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मैं इशाक हूँ। लेकिन हम जो सुंगू को देखते हैं जो कि किम को देखकर नई किलिंग इंडन प्रेशर को रिलीज करने लग जाता है। तो ये देखकर तो किम मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में कोई आते हुए कहता है ओहो ऐसा लगता है आप दोनों हाथ मिलाकर मेरे गिल्ड को ऐसे ही छोड़ दोगे। वेल हम देखते हैं वो होती है ग्रेट वन गिल्ड मास्टर कैरी रोना। और फिर ग्रेट वन गिल्ड की कैरी रोना अपनी दोनों साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है अब जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे इन दोनों का परिचय करवाने में ज्यादा देर नहीं होगी, आप तो इनको जानते ही होंगे है ना ईशा, लेकिन काफी समय हो चुका है जबकि तुम दोनों ने एक दूसरे को डंजन के अंदर देखा था। वेल एलेक्साइडर ईशाक को देखकर बड़े शांत स्वभाव से कहती है काफी लंबा समय हो गया है ईशाक हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए है ना। तो किम उसे देखते हुए पहचान चुका होता है कि वो एलेक्स हाइटन है, लेकिन उसे समझ में ये नहीं आ रहा था। पहले तो एकदम जंगली बिल्ली थी, लेकिन अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक भीगी बिल्ली बन चुकी है। लेकिन किम भले ही कहाँ शांत बैठने वाला था, वो उन लोगों को इतना शांत देखकर भी वो चुप नहीं बैठता है। वो उन लोगों को रोस्ट करते हुए कहता है मुझे याद आ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले आप लोगों को ही देखा है, आप लोगों से दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आखिर तुम लोग कैसे हो। और किम को ऐसा टीस करता हुआ देख कर तो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका मन तो यही चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त इनको यहीं पे जान से मार दे। लेकिन तभी उन सभी के बीच में एक और गिल्ड मेंबर आते हुए कहता है ओह
ऐसा लगता है कि सभी लोग यहीं पे जमा हैं। खैर वैसे भी हम सभी लोग लाइफ एंड डेथ का सामना करने वाले साथी बनने जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर एक्सचेंज ग्रीटिंग तो होना ही चाहिए। और आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई, इसलिए मैं कुल्लन गिल्ड के बिहाफ से आप लोगों से ग्रीटिंग करता हूँ। और उसी के बाद एक और गिल्ड मेंबर विक्टोरिया गिल्ड की तरफ से ग्रीटिंग करता है। और इन सभी को एक साथ देखकर तो पार्किन अपने मन में कह रहा था वे सभी लोग तो अलग अलग थे, तो आखिर ये सभी लोग यहाँ पे कैसे आ गए। इस बारे में सोचकर तो पार्किन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि शाख का प्लान कोई मामूली प्लान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान होता है। इस बात को सोचकर पार्किन को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्किन की बात सच साबित होती है कि उन सभी के बीच में आते हुए कहता है एक है, जबकि सभी गिल्ड यहाँ पे गैदर होकर अपने गिल्ड की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इस मोरल ऑर्डर को बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बेट सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर कुल्लन गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर बोल रहा होता है क्या एक बेट। तो इशाक यानी कि किम बताता है हाँ, इस डंजन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्लोर बॉस मॉन्स्टर है वो एक ड्रैगन है, तो इसलिए अब जबकि जितने भी फ्लोर पर मिलेंगे वो सभी एक गार्डियन मॉन्स्टर होने वाले हैं। और तुम्हें तो ये बात पता ही होना चाहिए जो आम मॉन्स्टर होते हैं उनके हिसाब से गार्डियन मॉन्स्टर के पास मॉन्स्टर की तादाद कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, यानी कि वो सभी लोग एक ग्रुप के साथ ही चलते हैं। तो ये वजह है जो सभी गार्डियन मॉन्स्टर होते हैं वो एक साथ सभी प्लेयर्स के ऊपर हमला करेंगे। और आप लोगों ने शायद पहले चेक कर लिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ ये जो क्वेस्ट है वो एक सर्वाइवल क्वेस्ट है, इसलिए इस रंजन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो मिसा गिल्ड का मेंबर बोलता है तो फिर आखिर तुम क्या बेट सजेस्ट करना चाहते हो। कि मुस्कुराते हुए कहता है ओह ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, हमने पहले भी ऐसा कुछ किया है और जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है वो सभी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। और एलेक्स हटन किम के मुंह से बेट की बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि वो जानती है कि किम ने बेट लगाकर उसे कैसे बेवकूफ बनाया था। इसलिए वो किम को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और किम अपने हाथ में कुछ चीज को पेयर करने लग जाता है। और किम उस आइटम को अपनी इन्वेंटरी से निकालते हुए कहता है उस समय जो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में मॉन्स्टर को हंट करेगा उसे मैं ये मर्लिन स्टाफ दूंगा। और किम को मर्लिन स्टाफ पे बेड पे दांव लगाता हुआ देखकर तो एलेक्स हटन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक तो पहले ही वो अपने गिल्ड मास्टर से काफी ज्यादा डांट सुन चुकी है और अब किम उसके जले पे और नमक डाल रहा है। इशाक वो मर्लिन स्टाफ को दिखाते हुए कहता है हाँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होगा। अगर आप सभी लोग इस बेड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस पार्टी मेंबर को इसी के हिसाब से एक ऐसे ही लेजेंडरी लेवल का आइटम लाना होगा, इसमें दाव पे लगाना होगा। तो ये देखकर तो सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो चुके होते हैं, कोई के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा होता है। और वो कोलिन गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर अपने मन में कहता है सचमुच ये बिल्कुल इशाक की असली पहचान है, लेकिन मिसा गिल्ड को मिलकर हम 5 टॉप गिल्ड ने चुपके ये तय किया था कि टॉप फ्लोर तक पहुंचने से पहले ही अपनी शर्त को वैसे ही बनाए रखेंगे और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी बात पर एग्री हो जाएगा जिससे हमारे एग्रीमेंट पर कोई प्रॉब्लम डाले। जिस बात को सोचकर वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी कोई कहता है आखिर ये कितना मजेदार बात है। तो उस आवाज को सुनकर वो सामने की ओर देखता है। वेल हमें सामने कैरी रोना को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होती है। वो अपने ऑरा या किलिंग इंटर प्रेशर को रिलीज करते हुए किम से कहती है इशाक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये ना जानते हो कि आपने जो स्टाफ पकड़ा है वो आखिर किससे बिलोंग करता है, और ये जो स्टाफ ओरिजिनली बिलोंग करता है वो है ग्रेड 1 गिल्ड से। और कैरी रोना को ऐसे गुस्से में देखकर तो एलेक्स हार्टन अपने मास्टर के लिए काफी परेशान हो रही थी। और कैरी रोना बड़े गुस्से से इशाक से कहती है और ये क्लियरली दिख रहा है कि तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये देखकर कि मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इस हरामी मानुस की स्माइल देखकर ही बता सकते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर तो ली भी परेशान हो चुका होता है और वो कोलन गिल्ड का मेंबर वो अपने मन में कह रहा होता है अरे ये चाहे जैसे भी उसे देखे, लेकिन वो इशाक क्लियरली उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी कैरी रोना अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने क्लिंगटन प्रेशर को बंद कर देती है और फिर बड़े शांति से इशाक से कहती है और अब जबकि तुम मर्लिन स्टाफ को वापस करना चाहते हो तो आखिर मैं इसे मना कैसे कर सकती हूँ। ठीक है मैं बेड में पार्टिसिपेट करूंगी। तो बेड में पार्टिसिपेट की बात सुनकर तो एलेक्स हार्टन अपने मास्टर के लिए परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि वो भी जानती है इशाक कोई आम बंदा नहीं है जो ऐसे ही किसी के ऊपर शर्त लगाएगा, लेकिन इसमें हमारी एक कंडीशन होगी। तो ये बात सुनकर किम कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या कंडीशन। किंग ऑर्थर की अंगूठी और मर्लिन स्टाफ जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें इस बेड के दौरान में उन चीजों का यूज नहीं करना है। तो ये बात सुनकर किम कहता है क्यों, क्या मेरे इन चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हें परेशानी होती है। तो ये बात सुनकर कैरोना को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है हाँ मैं इसे नकारूंगी तो नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है इशाक, तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसकी पावर मास्टर ली सीजन के बराबर है, तो एक फेयर बेड खेलने के लिए क्या तुम्हें उतना हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, इट्स मीन उतनी पावर नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुनकर कि इट्स मीन इशाक को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तुरंत ही उसकी बात पे एग्री कर लेता है। लेकिन ये बात सुनकर तो ली सबसे ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो अपने मन में कहता है अगर हमारे पास किंग ऑर्थर रिंग और मर्लिन स्टाफ ना हो तो वोटंग सीरीज के जितने भी इफेक्ट हैं वो सभी डिक्रीज हो जाएंगे। ये मोचिन तुम पंक आखिर तुम क्या सोच रहे हो अपने मन में, क्या तुम इसकी वजह से ठीक रहोगे। जिसके बारे में सोचकर ली काफी ज्यादा
परेशान हो रहा था, लेकिन तभी कुलिन गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर सामने आते हुए कहता है, इधर देखो आखिर तुम कौन होती हो ये तय करने वाली। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैरीना तुरंत ही बहुत ही गुस्से से उसको घूरती है। तो उसको घूरने की वजह से उसकी सच बहुत ही ज्यादा फट चुकी होती है। और फिर कैरीना इशाक से कहती है, अब जबकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो क्या मैं इसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकती हूँ। तो इशाक कहता है, वेल पहले मैं इसे सुनना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी गिल्ड हैं उसमें से सेवियर गिल्ड को छोड़कर यहाँ पे जो गिल्ड भी इन सभी गार्डियन मॉन्स्टरों को मारेगा वो अकेले ही सेवियर गिल्ड के बराबर होगा। इट्स मीन सेवियर गिल्ड एक तरफ और बाकी सभी गिल्ड एक तरफ। तो कैरियोना की ऐसी बात सुनकर दल्ली तो अपना गुस्सा रोक ही नहीं पाता है। ये इसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास बात कर रही हो, ये तो पूरा का पूरा एक बुलशिट है। लेकिन तभी कोई कहता है, लेडी रोना बिल्कुल ही समझदारी वाली बात कर रही है। क्या यही वजह नहीं है कि तुमने ये दांव सबसे पहले सजेस्ट किया था हमें आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग दबाव में आकर जल्दी से फ्लोर क्लियर कर सके। और अगर यही वजह है तो फिर चाहे शायद तुम्हारे पक्ष में हो या ना हो, लेडी रोना का जो सुझाव है वो बिल्कुल ही वाजिब है। और उन सभी की ऐसी फालतू बात सुनकर तो ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये सभी लोग बिल्कुल ही बकवास बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं? ईशा क्या सचमुच तुम ऐसे शर्त पे मानोगे? लेकिन ईशा सभी से पूछता है, अगर ऐसा ही है तो मैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैं ये कंडीशन में जीत गया तो तुम लोग जो मुझे लेजेंडरी आइटम दोगे वो सिर्फ मेरे ही कब्जे में होंगे। तो ये बात सुनकर तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इट्स मीन ये क्लियर था कि किम ये शर्त पे एग्री करने वाला है। तो ये बात सुनकर तो सभी लोगों का हैरान होना पक्का ही था। भला कौन ऐसी बेकार सी कंडीशन पे एग्री होगा? या वो सबसे ज्यादा बड़ा पागल होगा, या फिर उसके पास कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिससे उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता। किम आगे कहता है, अगर मैं इसे जीत जाऊंगा तो मैं किसी को भी वो सभी आइटम वापस नहीं दूंगा, ना ही तुम लोग वो ले सकते हो, ठीक है। और अब हमारा शिनशिप होकर हमें न्यूज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हॉन्सोंग बिल्डिंग जो टेरर अटैक में टूट गया था, अब उस बिल्डिंग को नया बनाया जा रहा है। मीसा गिल्ड के प्लेयर हेल्प कर रहे हैं। इसकी वजह से बिल्डिंग की बनने की प्रोग्रेस काफी फास्ट हो चुकी है। और हांसो ग्रुप ने सीईओ के बिना एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठाई और पिछले 12 दिनों से स्टॉक को स्टेबल करने के लिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है। इस वक्त सीईओ पार्क शिने जो साउथ कोरिया के एक प्लेयर भी है, फ्रांस में 7 फ्लोर डजन की वजह से बिजी है। और हमें नीचे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है पूरी दुनिया भर में छाया हुआ मुद्दा, सेंचुरी की सबसे बड़ी लड़ाई मीसा गिल्ड वर्सेस सेवियर गिल्ड। वेल इसी के साथ हम एक अंधेरे कमरे में किसी को देखते हैं जो इस न्यूज को पढ़ रही होती है। और इसी के साथ हम एक अंधेरे कमरे में किसी को देखते हैं जो इन सभी न्यूज को पढ़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई जगह की लाइट चालू कर चुका होता है। वेल हम देखते हैं वो होती है सेक्रेटरी, और जिसने लाइट चालू किया था वो होता है ओचेन। ओचेन उस लाइट को चालू करते हुए कहता है, आप मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। और फिर ओचेन उससे कहता है, आखिर तुम इस समय इतनी देर से यहाँ पे क्यों हो? तो सेक्रेटरी कहती है, अच्छा इसके बारे में। और ओचेन उसको देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, क्या सेक्रेटरी के साथ कुछ चल रहा है? वेल हम देखते हैं सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही उदास होती है। लेकिन जैसे ही ओचेन की नजर उसके लैपटॉप पे जाती है कि वो क्या चेक कर रही थी, इसको देखते हुए ओचेन अपने मन में कहता है, हॉन्सो ग्रुप और मीसा गिल्ड से जुड़ी खबरें, ऐसा लगता है कि उसे जरूर पार्शिने की चिंता हो रही है। जो सोचकर ओचेन उससे कहता है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्यों ना हम यही सब कुछ खत्म कर टीम डिनर पर चले। भले ही ये सिर्फ एक छोटी सी बात हो, लेकिन हम वही खाएंगे जो सेक्रेटरी कहेंगी। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी कंफ्यूज होते हुए उससे कहती है, क्या जो कुछ भी मैं खाना चाहूंगी? तो ओचेन अपने आप पे गर्व करते हुए कहता है, बिल्कुल सही सेक्रेटरी, जो कुछ भी आज तुम खाना चाहती हो आज मैं उसमें पूरी ताकत लगा दूंगा। तो ओचेन की ऐसी बात सुनकर सेक्रेटरी शांति से उसे घूरने लग जाती है। तो ये देखकर तो ओचेन भी परेशान हो चुका होता है। लेकिन तभी सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आता है, ठीक है। तो उस जवाब को सुनकर ओचेन के भी जान में जान आती है। अब ये शिप होकर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे हमें एक छोटे से ढाबे को दिखाया जाता है। ढाबे के अंदर हम देखते हैं कई सारे अच्छे अच्छे खाने रखे हुए होते हैं। और ये देखकर ओचेन थोड़ा सा परेशान निराश होते हुए कहता है, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के जवाब आता है, हाँ कहो। तो ओचेन उससे कहता है, मुझे हमेशा इतना कंजूस देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन मेरे पास वाकई बहुत पैसा है, यहाँ तक कि मैं अंबानी को भी उधार देकर बैठा हूँ। और तुम्हें तो ये पता ही होगा, अडानी को जो बिहार के भागलपुर में 1 रुपए की जो उसे जमीन मिली है उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे मैंने दिलाया है। तो फिर हमें टीम डिनर में ऐसा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तो सेक्रेटरी उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, चाहे वो डंजन पर दांव लगाकर जीता गया पैसा हो, और मैं ही वो हूँ जो कि शाख के बने नाम से अकाउंट कंट्रीब्यूशन को संभालती हूँ। और असल वजह शायद ये नहीं है कि तुम सच में पैसों के पीछे पागल हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम और मैं दोनों एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सेक्रेटरी के मुंह से ओचेन की ऐसी बात सुनकर तो सचमुच मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। मैं तो ओचेन को हरामी मानुस समझा था, लेकिन भैया ये तो भला मानुस निकला। तो सेक्रेटरी की सारी बात सुनकर ओचेन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर उससे कहता है, सेक्रेटरी आखिर तुम्हारे फादर के बारे में क्या आपने उस ड्रैगन हंटर वाले आदमी से वो सारी बातें सुन ली जो
आप सुनना चाहती थी। तो चेन की बात सुनकर सेक्रेटरी ली उसे कुछ नहीं कह पाती है। वेल इसी के साथ हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और उसी पास्ट लाइफ में हमें हॉन्सुंग बिल्डिंग को भी दिखाया जाता है। उसी बिल्डिंग के अंदर हमें किसी एक बंदे को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था और वो था हॉन्सुंग ग्रुप का सीईओ ली जिनसू। जहाँ पे वो बोलता है अंदर आ जाओ। तो वो सेक्रेटरी इसके पास आते हुए कहती है सीईओ चेयरमैन ने आपको बुलाया है। अब हमें चेयरमैन की मीटिंग की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसी के बाजू में ली जिनसू यानी कि सेक्रेटरी का फादर बैठा हुआ था और वहीं चेयरमैन के बाजू में कोई बंदा खड़ा हुआ था और चेयरमैन हॉन्सुंग ग्रुप के स्टॉक को देखते हुए कहता है सीरियसली ये बिल्कुल ही रेडिकुलस है। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि रिपोर्टरों को अंदर आने मत दो। तो ये बात सुनकर वो घबराते हुए कहता है हाँ सर लेकिन लेकिन वो जोर से चिल्लाते हुए उसके ऊपर कहते हैं तो फिर ये आखिर सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई। वेल हम देखते हैं ये है हॉन्सो ग्रुप का चेयरमैन पार्क योंग हो और ये पार्क शिने का फादर है और अब इसी के साथ हमें उसी रिपोर्ट यानी कि न्यूज का सीन दिखाया जाता है। ये आखिर ये हालत कैसे बदली। अचानक से सिविलियन अवेकन होकर सुपर पावर पा गए जिसकी वजह से वो सभी लोग प्लेयर बन गए और हॉन्सो ग्रुप गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस अजीब घटना पे जांच कर रहा है और गुआनाम प्लाजा साइड पे लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है ताकि सरकार उन्हें सच बताए आखिर हॉन्सो ग्रुप में हो क्या रहा है। और रोजाना इस प्रोटेस्ट की वजह से हॉन्सो ग्रुप के शेयर लगातार तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं और इसकी वजह से कॉस्पिक इंडेक्स के ऊपर असर पड़ रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि हॉन्सो ग्रुप के बेसमेंट के नीचे एक गेट मिला है और ये सभी रिपोर्ट इसमें न्यूज पढ़ रहा होता है। सेक्रेटरी का फादर बड़े शांति से इस न्यूज को पढ़ रहा होता है और पार्क शिने का फादर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने हमसे कहा था कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए आखिर वो अब खामोश क्यों है। आज सुबह से ही बाहर हंगामा मचा हुआ है और आखिर हम लोग उस न्यूज को लीक होने से क्यों नहीं रोक पाए। और हमें बाहर भी दिखाया जाता है जिसमें कई सारे सिविलियंस अपने हाथ में बोर्ड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें लिखा था हॉन्सुंग ग्रुप आखिर क्या छुपा रहा है वो अपना रिसर्च सबके सामने करे हॉन्सुंग ग्रुप आउट हो जाओ और प्लेयर के ऊपर जो लाइफ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सच है क्या झूठ इसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और वही हॉन्सुंग ग्रुप बिल्डिंग के अंदर वो चेयरमैन अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है इन सब के साथ आखिर क्या आपको लगता है कि आपको अपने पोजीशन पे रहने का अधिकार है। तो कहते हुए उसके हाथ में वो सभी डॉक्यूमेंट होते हैं वो तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर सेक्रेटरी के फादर भी एक पल के लिए हैरान होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके नाक से तो खून निकल जाता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क शिने के फादर से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए आप बस मुझे एक और चांस दीजिए। वो झुकते हुए कहता है मैं जरूर इस लीक सोर्स को ढूंढूंगा और मैं इस चीज को संभालने के लिए सारे अच्छे उपलब्ध लोगों को लगा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं पार्क शिने के फादर कभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ होता है लेकिन तभी सेक्रेटरी का फादर चेयरमैन को शांत करते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये जानबूझकर किया है वो तो इतने सालों से हंसो ग्रुप की बस सेवा कर रहे हैं इट्स मीन काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा और मुझे यकीन है कि ये सिचुएशन भी उनके लिए भी अचानक से बिजली गिरने जैसी होगी। और फिर सेक्रेटरी का फादर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाकर उससे कहता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम प्लीज अपना सर उठाइए इन दिनों ये आपके लिए थोड़ा टफ रहा होगा मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं मैं चेयरमैन से ये बात कर लूंगा तुम सिचुएशन को संभालो। ये बात सुनकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ा सा भावुक होते हुए कहता है प्रेसिडेंट ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सेक्रेटरी ली का फादर पार्क शिने के फादर से पूछते हुए कहता है चेयर ली क्या मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ से जाने का आदेश दे दूँ। तो पार्क शिने का फादर कहता है ठीक है उसे जाने के लिए यहाँ से कह दो और फिर वो दरवाजा बंद कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के साथ ही पार्क शिने का फादर जिनसू ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है देखो प्रेसिडेंट ली तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था है ना तुम्हें अपने नीचे काम करने वाले लोगों पर इतना मेहरबान होना नहीं चाहिए। अगर तुम बार बार इन सभी को ऐसे ही माफ करते रहोगे तो उन सभी को ऐसा लगने लगेगा कि गलती करने पर फिर से माफी मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं सेक्रेटरी ली के फादर को जो कि उनकी बात सुनने के बावजूद भी वो अभी भी खामोश थे और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं चेयरमैन। तो उसकी बात सुनकर पार्शिनी का फादर उससे पूछता है क्या हुआ। तो सेक्रेटरी ली का फादर कहता है आपके भरोसेमंद साथी होने के नाते क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ। तो उसकी ऐसी सीरियसनेस को देखने के बाद वो भी थोड़ा शांत होते हुए कहता है क्या एडवाइस आखिर तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो क्या तुम फिर से मुझे डांटने वाले हो। तो सेक्रेटरी ली का फादर उससे मना करते हुए कहता है ये सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस भी हो सकती है लेकिन इसके विपरीत ये हमारे लिए एक चांस भी बन सकता है। तो ये बात सुनकर पार्शिनी का फादर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या चांस क्या तुम वो कहावत कहना चाहते हो कि मुसीबत फायदे में बदल सकता है। तो जिनसू ली कहते हैं बिल्कुल नहीं चेयरमैन क्या सोचते हो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल वही जो हम मीसा गिल्ड का प्रोजेक्ट लेकर सरकार के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बात सुनकर पार्शिनी का फादर थोड़ा सोचते हुए कहता है सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो है प्लेयर। वे लोग तो ऐसे बंदे थे जो बहुत ही ज्यादा लकी थे जो जाने अनजाने में प्लेयर बन गए लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एरोगेंट है और न ही किसी की बात सुनते हैं, तो क्या मैं सही नहीं हूँ? अगर प्लेयर रेयर और वैल्यूएबल नहीं होते तो हमें उनके एरोगेंस को झेलना ही नहीं पड़ता। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी का फादर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा चेयरमैन, और हाँ, उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक एरोगेंस बंदा है ली सी जुन। उसकी प्रेजेंस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वही हमें हांसुंग बिल्डिंग के अंदर B4 के साइड वहाँ पे हमें कई सारे मॉन्स्टर की लाश को दिखाया जाता है, और उसी जगह हम एक बंदे को देखते हैं जिसने कई सारे मॉन्स्टर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे खून खून दिख रहा था। और उसी के सामने हम उस डंजन को भी देखते हैं जिसके आजू बाजू कई सारे प्लेयर खड़े हुए थे। और फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो था ली सी जुन, जो कि आगे आते हुए अपने साथियों से कहता है, गेट के अंदर जाने से पहले इसका स्कैन करना शुरू करो, यानी कि उन्हें यह पता लगाना है कि आखिर डंजन कितने लेवल का है और कितने फ्लोर का। तो ली सी जुन की बात सुनकर एक बंदा गेट के सामने आगे आते हुए पहले वो अपने हेलमेट को उतारता है, और वो था जॉनी सिंह का भाई, जहाँ पे वो अपनी स्किल साउंडलेस हंटर स्किल डुप्लीकेट स्किल को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि इसकी वजह से उसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाती है, और जिसको उसने कॉपी किया था वो तुरंत ही उसको डंजन के अंदर भेज देता है। अब सीधे हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए डंजन को चेक कर रहा था, लेकिन बाहर ली सुजुन उससे पूछता है, क्या तुम्हें अंदर कुछ दिखा? तो वो बंदा कहता है, डंजन का फ्लोर 1 है और इसका लेवल B है, और मैं फिलहाल अभी बॉस मॉन्स्टर को एनालाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा रिपोर्ट करने के लिए और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कही रहा होता है, लेकिन अंदर उसके साथी के ऊपर अचानक से उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है, जिसकी वजह से बाहर उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा था। एक पल के लिए मानो वो अभी यमराज को चकमा देकर वापस आया है। तो ये देखकर उसका साथी तुरंत ही उसके पास आ चुका होता है। वो उसे शांत करने लग जाता है, और वो बंदा घबराते हुए अपने साथियों से कहता है, मुझे लगता है कि गेट के अंदर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर है और मैंने इस स्पीस को पहली बार देखा है। जो कहते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, और ये देखकर ली सिजन कहता है, उड़ता हुआ मॉन्स्टर जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो बिना किसी डाउट के मुझे प्रेसिडेंट ली से ये बोलना पड़ेगा कि हम इस डजन अटैक को अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। जो कहते हुए उसके चेहरे पे एक शातिर सी स्माइल होती है, और वही हमें चेयरमैन के ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी ली का फादर चेयरमैन से कहता है, सभी स्पेशल गार्ड टीम जिसमें टीम लीडर ली सीजन भी शामिल है और मसीहा गिल्ड के प्रोजेक्ट के मेंबर्स अपनी ड्यूटी करने में बुरी तरह से फेल रहे, और वो लोग धीरे धीरे कर डंजन अटैक को डिले करते जा रहे हैं। तो पार्शिनी का फादर उसकी बात सुनकर एग्री हो जाता है, क्योंकि वो भी मानता है कि वो लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं। और ली सीजन यानी कि सेक्रेटरी ली का फादर कहता है, अगर वो लोग इसी तरह इसी डंजन को टालते रहेंगे तो ये पॉसिबल भी हो सकता है कि हॉन्सो ग्रुप के अंदर जो डंजन अपेयर हुआ है वो बाहर भी इफेक्ट डाल सकता है, और अब आपको ये डिसीजन लेना होगा। इसीलिए मैं रात के फ्लाइट से फ्रांस जा रहा हूँ और वहाँ ली सेजुन की जगह लेने के लिए एक नए प्लेयर को भर्ती करूंगा। तो ये बात सुनकर चेयरमैन उससे कहता है, क्या ली सेजुन की जगह लेने के लिए एक प्लेयर, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई प्लेयर है? और वहीं उस गेट के बाहर हमें किसी को खड़े होते हुए दिखाया जाता है जो कि उनकी सभी बातें सुन रहा था, और सेक्रेटरी ली का फादर कहता है, हाँ, एक आदमी है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ अटेंशन कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ अकेला वही एक सर्वाइवर बचा हुआ है उस सर्वाइवल क्वेस्ट में जिसमें ड्रैगन भी अपेयर हुआ था। और ये सभी बातें सुन रहा था ली सी, और वो दोनों आपस में इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। तो ये देखकर तो वो दोनों जन भी एक पल के लिए हैरान हो चुके होते हैं। वो हैरानी से सामने की ओर देखते हैं, और जो दरवाजा खोलकर अंदर आया था वो था ली सी जुन, जो अंदर आते हुए कहता है, एक अर्जेंट रिपोर्ट देना है। लेकिन उसके इस एक्शन की वजह से सेक्रेटरी ली का फादर गुस्सा हो चुका होता है। वो उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, टीम लीडर ली, मैं चेयरमैन से बात कर रहा था, तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये बात सुनकर ली सी जुन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ये थोड़ा अर्जेंट था। तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं, चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो ये मैटर नहीं करता, तुम्हारी ये हरकत चेयरमैन के लिए सीधे बदतमीजी है। तो ये बात सुनकर ली सी जुन कहता है, ओह तो ऐसा है, और उसके आगे कुछ कहने जा ही रहा होता है, लेकिन जैसे वो सामने की ओर देखता है कि उसकी तरफ कुछ तेजी से आ रहा है, तो उस अटैक को तुरंत ही बड़ी आराम से डॉच कर लेता है। और ये देखकर ली सी जुन चेयरमैन से कहता है, ज्यादा गुस्से में रहना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है चेयरमैन पार्क, वरना कि तुम शांति की मौत नहीं मर पाओगे। और ये बात सुनकर तो चेयरमैन पार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। वो उससे कहते हैं, तो कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की? ये कोई तेरा घर नहीं है, और तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि क्या अर्जेंट है और क्या नहीं? लेकिन बीच में सेक्रेटरी का फादर आते हुए उसे रोक लेता है। वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्क जिनसे वो अभी भी शांत नहीं होता है, वो ली सेजन के ऊपर भड़कते हुए कहता है, और क्या तुम्हें इस जगह का माहौल समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या माहौल है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम एक प्लेयर हो और लोग तुम्हें पसंद करते हैं? लेकिन हम ली सीजन के फेस को देखते हैं, जो उसकी बात सुनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था। और चेयरमैन पार्क उससे आगे कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक व्हाइट स्लैश लाइट को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन के चेहरे को काटते हुए आगे निकल चुका होता है। और ये देखकर सेक्रेटरी ली का फादर परेशान होते हुए कहता है, चेयरमैन आपके चेहरे को देखिए, आपके चेहरे से ब्लड गिर रहा है। और फिर वो गुस्से से ली सीजन की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ ली
सुजन तो अपने हाथ में तलवार लेकर सामने खड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट ली उसे गुस्से से कहते हैं, टीम लीडर ली, आखिर तुम्हारे इस एक्शन से मतलब क्या है? तुमने अब यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो ली कहता है, नहीं, अगर मैंने अपनी लाइन को क्रॉस किया होता तो चेयरमैन का बॉडी अभी आधा कट चुका होता और उनकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई यहाँ पे रोल कर रही होती और चेयरमैन पर प्रेसिडेंट ली। अब समय बदल चुका है। जो लोग इस माहौल को समझ नहीं सकते वो मैं नहीं बल्कि वो आप लोग हो और इस बिल्डिंग के सभी सिक्योरिटी गार्ड मेरे अंडर काम करते हैं। यहाँ पे कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा जो आप लोगों की मदद करेगा और अगर तुम फिर से ऐसे ही कोई बेकार या बुलशिट बात बोलोगे तो इस बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा। समझ गए? चलो अच्छा है, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग भी बिजी हो, इसलिए मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ली कहता है, ठीक है, आगे तुम्हें किस मैटर की अर्जेंट रिपोर्ट करनी है? तो ली सीजन चेयर पे बैठकर सामने वाली स्क्रीन को चालू करते हुए कहता है, बेसमेंट चौथे फ्लोर गेट के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे एक उड़ने वाला मॉन्स्टर है जिससे हमारा पहले कभी भी सामना नहीं हुआ, इसलिए हम बिना कंफर्म किए आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम लोग एंट्री पीरियड थोड़ा डिले करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ली उससे कहता है, यहाँ पे देखो टीम लीडर ली, आपने अटैक को लास्ट वीक ही डिले किया था, लेकिन तुम फिर से इसे और डिले करना चाहते हो। अगर तुम इस डंजन को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मॉन्स्टर बार बार बाहर आते रहेंगे। आखिर तुम्हें और कितना समय चाहिए? तो ये बात सुनकर ली सीजन कहता है, ये अच्छा सवाल था, लेकिन इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता और अब जबकि मैंने यहाँ पे आकर वो सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना था, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और अब इसी के साथ हमें हंसो ग्रुप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बचपन की पार्शिने को देखते हैं जो कि हंसी खुशी अपने फादर की कंपनी में एंटर कर चुकी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आगे उसके साथ क्या डेंजरस होने वाला है। अब इसी के साथ हमें चेयरमैन की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से से कहते हैं, प्रेसिडेंट ली, जो तुमने मुझे पहले कहा था अब वही करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फ्लाइट आज रात है, लेकिन तुम इसे अभी तैयारी कर लो और तुरंत यहाँ से निकलो। तो प्रेसिडेंट ली कहता है, ठीक है सर, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर करवाऊंगा। और अब इसी के साथ हमें किसी को सीढ़ियों से तेजी से ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है जो थी पार्शिने, जहाँ वो बीबी फोर बेसमेंट के पास आ चुकी होती है, जो हंसी खुशी दरवाजे को खोलने के लिए तैयारी होती है, लेकिन हमें प्रेसिडेंट ली की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और उसी गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ था। वो भी उससे कहता है, बड़े भाई क्या तुम्हें चेयरमैन की इजाजत मिल चुकी है? तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ली कहते हैं, हाँ चलो इंचियन एयरपोर्ट पे चलते हैं। तो ये बात सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं वहाँ पे तुम्हें बहुत ही जल्दी पहुंचा दूंगा, बिल्कुल ही लाइट की स्पीड से, और उसके बारे में इंट्रो देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और अब इसी के साथ हमें पार्शिनी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दरवाजा को खोलने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके दरवाजा खोलने से पहले ही अंदर से कोई दरवाजा तेजी से खोल देता है जिसकी वजह से पार्शिनी सीधे जाकर सीढ़ियों के ऊपर गिरती है। और वेल हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि तेजी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लग जाता है और उसी गेट के अंदर से कोई और प्लेयर बाहर निकलते हुए कहता है, अरे यहाँ पे देखो, यहाँ कोई सिविलियन बचा हुआ है। तो ये बात सुनकर जो पहला सिक्योरिटी गार्ड वहां से भागा था वो उस तरफ देखते हुए कहता है, क्या एक सिविलियन? आखिर यहाँ पे एक सिविलियन कैसे आ सकता है? लेकिन इसी के साथ हमें दूसरी तरफ चेयरमैन पार्क की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मोबाइल में स्पेशल सिक्योरिटी टीम की लिस्ट को देख रहे थे। इसी के साथ हमें पार्शिनी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड पार्शिनी के लिए परेशान होते हुए उससे कहता है, स्टूडेंट यहाँ देखो, तुम्हें समझाने का मेरे पास समय नहीं है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनकर पार्शिनी कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? लेकिन वो बंदा उसे समझाने की कोशिश नहीं करता है, वो तुरंत ही उसे उठाकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले सैसेस के ऊपर अटैक हो चुका होता है। और ये देखकर तो पार्शिनी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि सामने एक बड़ा सा ऑर्क उसको अपने पैरों से दबा दिया था और फिर वो और उस गेट के ऊपर अपना हाथ लगाते हुए उसके अंदर से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। जहाँ देखता है सामने पार्शिनी को, ये देखकर वो जोर से रोर मारता है, लेकिन इसी के साथ हमें वहाँ पे ब्लड दिखाया जाता है। वेल हम देखते हैं कि उस और गॉब्लिन के ऊपर एक डैगर से अटैक हो चुका था और ये देखकर तो पार्शिनी काफी ज्यादा हैरान हो वो अपनी नजर को धीरे से साइड करते हुए देखती है जहाँ सीढ़ी पे उसे किसी को नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है। और जैसे ही वो बंदा सीढ़ी से नीचे उतरता है, जहाँ पार्शिनी उसे ध्यान से देखती है, वो देखती है सामने ली सीजन को और ली सीजन उसके पास आते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो उसको सामने देखकर तो वो भी हकलाते हुए कहती है, मैं। लेकिन ली सीजन उसके ऊपर ध्यान न देते हुए सीधे अपने साथी के पास चला जाता है और उसको देखते हुए पार्शिनी कहती है, तो ये है ली सीजन। जहाँ पे ली सीजन सीढ़ी से उतरकर अपने साथी के पास जाकर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, अनडाइंग फाइटर स्किल ग्रेड को। वो बंदा जो मॉन्स्टर के पैरों से कुचला गया था वो वापस से जिंदा हो चुका होता है और ये देखकर तो मैं सचमुच काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ये अनडाइंग फाइटर स्किल ग्रेड भी ऐसा कुछ कर सकता है। और ये देखकर तो पार्शिनी भी हैरान हो गई थी कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे हो गया। और फिर ली सेजून इसके पास आते हुए उससे कहता है, अपने एचपी फालतू चीजों में मत खर्च करो। तो वो बंदा अपना खून पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना टीम लीडर, तुम लोगों ने कुछ ही देर में ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया जबकि मैं कुछ देर के लिए बस ऊपर गया था। आखिर ये कितना पैथेटिक है। जो कहते हुए ली सेजून अपने शॉट को समन कर लेता है और फिर
धीरे धीरे कर कर उन सभी और गॉब्लिन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और ली सीजन उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी होता है। लेकिन तभी उसके साइड से फायर गोला आते हुए उन सभी गॉब्लिन्स के ऊपर लग चुका होता है और ये देखकर तो ली सीजन भी एक पल के लिए हैरान हो चुका था। और उस स्किल का नाम था फायरबॉल और उसका जो गॉड था केयरटेकर ऑफ फाउंटेन ऑफ नॉलेज। और ली सीजन हैरान होते हुए पीछे की ओर मुड़ता है। वो ये जानना चाहता था आखिर वो अटैक किसने किया। जहाँ वो पीछे देखता है पार्शिने को और उस अटैक करने की वजह से पार्शिने का भी माना काफी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसे अनईजी सा फील हो रहा था। लेकिन उसकी आंखों में हमें जोश दिखाई देता है जो उन लोगों से बिल्कुल ही लड़ने के लिए तैयार होती है। और ये देखकर वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या है, क्या ये एक रेयर मैजिक क्लास नहीं है। और ली सिजन भी कहता है ये एक ऐसा स्किल है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और हमें उस फायर की तरफ का भी सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक गॉब्लिन जिंदा बच चुका होता है। वो तेजी से उन सभी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जाओ पहले निशाना बनाता है ली सीजन को, लेकिन इसी के साथ हमें वहाँ पे कई सारे वाइट स्लैश को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को बीच से काटते हुए सीधे उसका अटैक एक गैस पाइप के ऊपर पड़ता है। और उस गैस पाइप के लीक होने की वजह से और वहाँ पे पहले से ही फायर था, इसकी वजह से होता है वहाँ पे एक जोरदार धमाका। और इस समय तो ली सीजन का ऑरा कुछ ज्यादा ही प्लस में दिख रहा था। और ये देखते हुए ली सीजन उससे कहता है लगता है यहाँ कुछ दिलचस्प चीजें हैं। और अब इसी के साथ हमें प्रेसिडेंट ली की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके होते हैं। जहाँ ओचेन उससे कहता है हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वो किसी फ्रेंच सीईओ को ईमेल भेज रहे थे। मैं इसमें वो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ जो रिलेटेड है मीसा गिल के प्रोजेक्ट से और मुझे लगता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को जरूर देखोगे। और ओचेन की बात सुनकर वो कहता है ठीक है और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। और ओचेन अपने गाड़ी में बैठे हुए उससे कहता है ये एक लंबा सफर है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। तो प्रेसिडेंट ली उसकी बात सुनते हुए उससे कहते हैं हाँ, अगर कुछ गलत हो जाए और मुझे आने में देरी हो जाए तो मेरे घर पे रुक जाना और देखना कि मेरी बेटी ठीक है या फिर नहीं, वो आपकी भतीजी की तरह है। तो प्रेसिडेंट ली की बात सुनकर वो भी कहते थे हाँ ठीक है ठीक है। और वो आगे कुछ कहने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें गाड़ी के अंदर जो रेडियो था उसमें न्यूज सुनाई देता है सीओल के गोहानम हाउसिंग बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई है और इसका रीजन अभी तक पता नहीं चला है। लोग पूछ रहे हैं बेसमेंट में जहाँ कुछ समय से जाना मना था वहाँ क्या कोई गेट ब्रेक हो गया है। इसी बीच बिल्डिंग के कुछ वर्कर वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस न्यूज को सुनते हुए प्रेसिडेंट ली तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए कहते हैं ओचेन जल्दी से गाड़ी को मोड़ो। तो इस बात को सुनकर ओचेन तुरंत ही अपनी गाड़ी को मोड़कर सीधे हाउसिंग बिल्डिंग की तरफ ले जाने लग जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ली काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं जिस बात की मुझे चिंता थी आखिर वो अभी से ही क्यों शुरू हो गई। और हमें हाउसिंग बिल्डिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सबसे टॉप फ्लोर पे देखते हैं जिसपे हेलीकॉप्टर आ चुका था और उसी के अंदर हम देखते हैं चेयरमैन पार्क को जो कि अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी का मिस कॉल आता है तो उस फोन को तुरंत ही वो उठा लेते हैं। जहाँ उठाकर वो चिढ़ते हुए कहते हैं आखिर अब क्या हुआ। तो सबसे आवाज आती है आप बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहे हो प्रेसिडेंट जी, कुछ देर पहले मैंने आपको फोटो भेजा था तो आप उसे जरूर देख लेना और अगर आप इसे यहाँ से जाने के बाद देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा प्रेसिडेंट जी। तो उसकी बात सुनते हुए वो भी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या फोटोज। लेकिन जैसे वो अपने मोबाइल के अंदर उन सभी फोटोज को देखते हैं उसे देखकर तो उनका चेहरे का रंग बदल चुका होता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। वेल हम देखते हैं वो फोटोज में थे पार्शिने और चेयरमैन पार्क के ऐसे एक्सप्रेशन को महसूस करके ली सीजन उसे कहता है मुझे पहले थोड़ी सी हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन से लगता है कि वो तुम्हारी बेटी है प्रेसिडेंट। तुम्हारी बेटी अच्छी तरह से ग्रो हुई है, वो तुम जैसे साधारण और तुच्छ लोगों जैसी नहीं है। और उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद चेयरमैन पार्क गुस्से से उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं तुम कमीने, आखिर मेरी बेटी वहाँ पे क्यों है, उसे अभी मेरे पास लाओ। तो चेयरमैन पार्क की बात सुनकर ली सीजन हंसते हुए कहता है ओह मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा। और इसी के साथ हमें उस डंजन से किसी मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि एक फ्लाइंग मॉन्स्टर था। और ली सीजन उससे कहता है मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा अगर मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ, तो ये आप ही देखिए। और ली सीजन की बात सुनते हुए चेयरमैन पार्क उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं तुम कमीने, बस तुम वहां रुको। जो कहकर वो तेजी से वहां से निकल चुके होते हैं, जो कहकर वो तेजी से अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां से निकल चुके होते हैं। और ये देखकर हेलीकॉप्टर का पायलट उसे बुलाते हुए कहता है प्रेसिडेंट आखिर आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो तो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधे वहां से निकल चुके हो। लेकिन सामने उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है तो उस बॉक्स को खोलकर वहां से कुल्हाड़ी निकालते हुए गुस्से से कहते हैं ली सीजन तुम कमीने, बस तुम इंतजार करो। और अब इसी के साथ हमें ओचन की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि वो भी वहां पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन सामने का नजारा देखकर वो भी काफी परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच चुका था। और ये देखकर तो ओचन हैरान होते हुए कहता है बिग ब्रो आखिर ये क्या है। तो ये देखकर तुरंत ही प्रेसिडेंट ली अपनी गाड़ी से एक सूटकेस को निकालते हैं और सूटकेस के अंदर से वो किसी एक मशीन बटन को निकालते हैं। और मुझे नहीं पता आखिर ये काम क्या करता है, शायद से ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा क्योंकि इसके बारे में सही से इंट्रो नहीं दिया गया है। लेकिन उस चीज को निकालने
की वजह से वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो अपने मन में यही आशा कर रहे थे कि उन्हें इस चीज का यूज करना ना पड़े, जो सोचकर वो वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन ये देखकर तो ओचन उनको रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको बड़े भाई, अभी ये अंदर जाना बिल्कुल ही पागलपन लगता है, चलो इसे ली सेजन के ऊपर छोड़ देते हैं और सीधे यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ली उसके हाथ को हटाते हुए उससे कहता है, ओचन तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता और मुझे अभी भी नहीं लगता कि ली सीजन का ऐसा कोई इरादा है कि वो गेट को कंट्रोल करेगा, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो डैमेज और भी ज्यादा फैल सकता है। तो ये बात सुनकर ओचन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ली उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है मेरी बेटी का जो स्कूल है वो इसी रास्ते से गुजरता है, तो इसलिए हम लोग अपने खास लोगों का फ्यूचर किसी और के हाथों में नहीं छोड़ सकते, और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो ये बात सुनकर तो ओचन काफी ज्यादा निराश हो चुका था। आखिर वो कर ही क्या सकता है, ना ही वो एक प्लेयर है और ना ही उसके पास कोई ऐसी पावर है, लेकिन फिर भी वो जोश में आते हुए उससे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाने जा रहा हूँ, जब तक तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना, ये मेरा प्रॉमिस है, ओके। तो ये बात सुनकर वो वहां से बढ़ते हुए कहते हैं, ठीक है। अब फिर हमें B4 बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डंजन को देखते हैं जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं, और ये देखकर तो पाओक्षी अपने मन में कहती है, ली सीजन इसकी स्किल इतनी भी वीक नहीं है कि मेरे ओल्ड फादर इसे इग्नोर कर दें। हाँ, लेकिन अगर मैं इस आदमी से अच्छी तरह से सीख लूं तो मैं जल्दी ही स्ट्रांग बन जाऊंगी, और फिर फेमस होना तो बस समय की बात होगी। और वहीं पर ली सीजन का एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आते हुए कहता है, टीम लीडर क्या आप हमें डंजन को क्लियर करना नहीं चाहिए? तो ली सीजन उससे कहता है नहीं, और फिर डंजन के पास आते हुए कहता है, चलो इसे थोड़ी देर और ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये बात सुनकर पाक्षी ने कंफ्यूज हैरान होते हुए कहती है, रुको, आखिर इससे आपका कहने का मतलब क्या है? अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो मॉन्स्टर। लेकिन ली सेजन उसकी बीच में बात काटते हुए कहता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना, आखिर अब तुम्हें क्या लगता है इस गेट के अंदर का नजारा कैसा होगा जब मॉन्स्टर डंजन ब्रेक से बाहर निकल जाएं? और ये तो दुख की बात है कि इन सिटीजन को ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पाक्षिनी के पास आते हुए कहता है, लेकिन हम अगले डंजन को तभी क्लियर करेंगे जब हमारे सेफ्टी की गारंटी हो, और वो लोग हम सभी प्लेयर्स के ऊपर बिना शर्त के सेक्रीफाइस फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिन लोगों को वॉर्ड ने नहीं चूज किया उनकी भी जिंदगी कुछ कीमती है, लेकिन अगर सही तरीके से उन सभी का सेक्रीफाइस किया जाए तो उसका भी मतलब होता है। और क्या तुम ये नहीं जानती कि उनकी लाइफ हमारे अवेकन जितनी कीमती नहीं है? और ये बात सुनकर वो सभी साथी काफी बुरी तरीके से हंसने लग जाते हैं। और अब इसी के साथ हमें सेक्रेटरी ली की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो घर में बड़ी आराम से बैठी हुई थी, जहाँ उसके टीवी पे न्यूज चल रहा था, और न्यूज रिपोर्टर बाहर की साइड का रिपोर्ट करते हुए कहता है, फ्यूल के नियर 00 साइड के ऊपर एक एक्सप्लोजन हुआ है, और वो एक्सप्लोजन असल में एक डंजन ब्रेक निकला। और हमें सेक्रेटरी ली के मोबाइल में के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर को टेक्स्ट कर रही थी, डैड क्या आप फ्लाइट में बैठ चुके हो, और प्लीज आप रिप्लाई करना जब आप मेरे मैसेज को चेक करोगे तो। और ये मैसेज कर कर वो बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहती है, लेकिन जैसे वो बाहर का नज़ारा देखती है वो काफी परेशान होते हुए मन में कहती है, ये सोच कर भी डर लग रहा है क्या शिने वहाँ पे ठीक होगी, वो अभी भी अंदर तो नहीं फंसी होगी। और अब इसी के साथ हमें ली सीजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ली पहुंच चुका होता है, और प्रेसिडेंट ली सीजन से आर्ग्यू करते हुए कहता है, फिर तुमने अभी क्या कहा इसे फिर से कहो। तो ली सीजन से कहता है, मैंने ये कहा कि हम इसे अभी क्लियर नहीं करेंगे। तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ली उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा इससे कहने का मतलब क्या है? अगर तुम इस डंजन ब्रेक को रोकना चाहते हो तो जल्द ही तुम्हें इस डंजन को क्लीन करना होगा। तो ये बात सुनकर ली सीजन से कहता है, तो CEO मैं आपसे कही गई आपकी बात के बारे में पूछना चाहता हूँ, एशिया गिल्ड के प्रोजेक्ट के मेंबर यहाँ पे मारे जाएं तो आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि जानों की कीमत यहाँ पे कुछ नहीं है, चाहे वो इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट भी हो जाएं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर उससे कहता है, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन अगर कोई चीज जरूरी है तो तुम्हें उस चीज को इंड्योर करना होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ये सुनकर ली सेजन से कहता है, बेकार की बातों से हमें फुसलाना बंद करो, सीधे पॉइंट पे आओ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है चाहे हम मरे या जिए आप हमें हर कीमत पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डंजन में एंटर करने के लिए कह रहे हो। तो उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट ली उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे गुस्से से कहते हैं, तुम किसी और से अच्छी तरीके से जानते हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मीसा प्रोजेक्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू हुआ है, और ये मीसा गिल प्रोजेक्ट उन लोगों की हेल्प और गाइड करने के लिए है जो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और लोगों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। क्या तुम ये सोचते हो कि ये सब तुम्हारे आराम के लिए शुरू किया गया है ताकि तुम आराम से कंफर्ट से रह सको? और इसे गलत मत समझना, डंजन के अंदर एंटर करो और कुछ बड़ा होने से पहले चीजों को क्लियर कर दो। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ चुकी होती है। वो उससे हंसते हुए कहता है, आपने अभी जो कुछ कहा उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमें उसकी सिक्योरिटी टीम के अंदर से हमें किसी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, और इसको देखकर तो ओचन भी एक पल के लिए हैरान हो चुका था। वो अपने सामने देख
देखता है पार्क शिने को और प्रेसिडेंट इसको देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, पार्क शिने आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ली सीजन पार्क शिने को सफाई देते हुए कहता है, या तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसके माइंड को डाइवर्ट करते हुए कहता है, क्या तुमने सुना ये हिपोक्रेट प्राउडली हमें ये बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और ये हमें उन चीजों के ऊपर सेक्रीफाइस करवाना चाहता है जिनके पास खुद को भी बचाने की ताकत नहीं है। और ये देखकर प्रेसिडेंट ली पार्क शिने को समझाते हुए कहते हैं, तुम उस बादशाह के चालाक लफ्जों में बताना, वो तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आखिर तुम उस जगह डेंजरस प्लेस में क्या कर रही हो, यहाँ पे आओ। लेकिन पार्क शिने उसे नजरअंदाज करते हुए ली सेजुन के साइड खड़ी हो जाती है। इट्स मीन उन सभी की ओर जाने लग जाती है। ये देखकर प्रेसिडेंट ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिने तो मानो अब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और अब इसी के साथ होता है वहाँ पे एक जोरदार धमाका, जिसे देखकर तो खुद प्रेसिडेंट ली भी हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो बीच का ग्राउंड था वो ऊपर से बीच से छेद हो चुका होता है। और ये देखकर वो परेशान होते हुए कहते हैं, मैं इन सभी मॉन्स्टर को बाहर जाने नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमें किसी को तेजी से सीढ़ी से नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है, जो थे चेयरमैन पार्क। वो ली सीजन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे, जहाँ पे वो तेजी से सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको बीच फ्लोर में किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए वो घबराते हुए सामने की ओर देखते हैं। और फिर हमें उनके सामने एक फ्लाइंग मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि उनको अपनी दोनों ही लाल लाल आंखों से घूर रहा होता है। और ये देखकर चेयरमैन पार्क परेशान हो चुके होते हैं। वो फ्लोर था 44 और इसी के साथ वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे होता है वहाँ पे एक जोरदार धमाका और उस अटैक का पता उनको भी चल चुका होता है। तब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा आखिर आखिर उस बिल्डिंग को छेद किसने किया है। और इस चीज की वजह से प्रेसिडेंट ली काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और फिर वो अपने कोड से उसी चीज को निकालते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस वक्त इसको भी यूज करना पड़ेगा। वो अपने मन में कहते हैं, अब मैं इसे और डिले नहीं कर सकता। जो सोचकर वो अपने हाथ में बम के टिकर को सभी को दिखाते हुए कहता है, मैंने ह्यूज अमाउंट में बेसमेंट के नीचे बम को छुपा कर रखा है, और अगर तुम अभी से इसे क्लियर करना नहीं शुरू करोगे तो मैं किसी भी तरह डंजन को ब्रेक होने से रोक दूंगा। सभी लोग जल्दी से बेसमेंट में जाओ। तो उसकी बात सुनकर ली सीजन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा, लेकिन जितना तुम दिखते हो उतनी ज्यादा बेवकूफ हो। नहीं, तुम यहाँ पे बम एक्टिवेट कर दो, लेकिन फिर भी गेट यहाँ से डिसअपेयर नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो चांस है कि गेट यहाँ पे रुक जाएगा, जिससे एटलीस्ट हमें कुछ समय तो मिल जाएगा। और अपने अंकल को ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर वो भी परेशान होते हुए सामने आते हुए कहती है, मिस्टर क्या आप पागल हो चुके हो, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम सब यहीं पे मारे जाएं। तो पार्क शिने की बात सुनकर वो भी हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी की भलाई के बारे में सोचकर उससे कहते हैं, शिने मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी इसमें शामिल होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजास्टर बाहर होगा। लेकिन तभी ली सेजुन बीच में आते हुए कहता है, ठीक है बस बहुत हो गया, सभी लोग नीचे जाओ और डंजन क्लियर करने के अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ। तो उसकी बात सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड तैयार हो जाते हैं। और फिर ली सेजुन अपने साथियों से कहता है, मैं सीईओ के साथ कुछ समय बातचीत करने के बाद आप लोगों के साथ आ जाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर वो सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन पारशी ने थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वो परेशान होते हुए प्रेसिडेंट ली की तरफ देखती है और फिर ली सीजन की तरफ देखती है, जो कि अपने डेविलिस्ट ऑरा को रिलीज कर रहा था। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ सेक्रेटरी ली ओचिन को कहती है, लोग आखिर तक मेरे फादर के साथ रहे, वो हैं ली सीजन और पार्क शिने। और ये सभी बात उस व्यक्ति की गवाही से साबित होती है जो समय मिसा गिल्ड प्रोजेक्ट में भाग लिया था। ये बिल्कुल ही एक्यूरेट होना चाहिए। और जैसा कि मुझे लगता है अब मुझे समझ में आ चुका है, आखिर तुम मुझसे ये सभी बातें क्यों छुपा रहे थे। तक मैं ड्रैगन स्लेयर से खुद नहीं मिला प्रेसिडेंट, मैं ये आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रही हूँ प्रेसिडेंट सर, मैं तो बस सेटिस्फाई हूँ कि आखिरकार मुझे अब इसका जवाब मिल गया और अब से हमें क्या करना चाहिए। जो कहते हुए सेक्रेटरी ली बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी होती है। और अब इसी के साथ हमें दूसरी तरफ डंजन की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लेक्साइटन को देखते हैं, जिसका माना काफी ड्रेन हो चुका था। वो परेशान होते हुए मन में कहती है, मेरे पास अब ज्यादा माना नहीं बचा हुआ है। लेकिन तभी किसी की स्किल केयर टेकर ऑफ द फाउंटेन ऑफ नॉलेज स्किल माना हैज बीन कास्ट, और स्किल कास्ट होने की वजह से एलेक्साइटन का जितना भी माना था वो सभी रिकवर हो चुका होता है, यहाँ तक कि उसकी एनर्जी भी। वो हैरान होते हुए पीछे की ओर मुड़ती है। वेल हमें पीछे ग्रेड 1 गिल्ड मास्टर कैरी रोना को दिखाया जाता है। तो अपने मास्टर को सामने देखकर वो अपने मन में कहती है, ये सही है, अगर हमारे मास्टर यहाँ पे हैं जो सभी स्किल में स्पेशलाइज हैं, तो फिर इशाक हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो इसके बारे में सोचकर वो तुरंत ही अपने स्टाफ को जमीन पर रखती है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करने लग जाती है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ आ चुका होता है, इसलिए वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर तुरंत ही एलेक्साइडन के ऊपर हमला करने के लिए जा चुका होता है। चाहे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है, लेकिन उस अटैक को देखने के बावजूद भी एलेक्साइडन अपनी जगह से नहीं हिलती है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी एक हैमर सीधे उसके चेहरे को तोड़ते हुए निकल चुका होता है। और ये अटैक किया था उसके दूसरे साथी ने, जो कि इसको सपोर्ट देने के लिए उसके सामने खड़ा हो चुका था। और इसी के साथ एलेक्साइडन की भी स्किल वो भी कंप्लीट हो चुकी होती है। और फिर वहां पे होता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फायर बाउंडर, और फिर वहां पे
बस मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देती है और इन सभी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज ली के कानों तक भी पहुंच चुकी होती है। वो ये देखकर इशाक इट्समिन किम से कहता है, हे क्या तुम ये देख रहे हो? तो ये बात सुनकर किम भी कंफ्यूज होता है, उसकी तरफ मुड़ता है। तो ली उससे कहता है, क्या तुम कोई पालतू जानवर पाने के लिए कोई खेल खेल रहे हो? तो इशाक कहता है, आखिर तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो ये सुनकर ली उसके स्केलेटन सोल्जर के ऊपर भड़कते हुए कहता है, हमारा हंट करना डिले हो रहा है क्योंकि तुम कब से उस कंकाल स्केली को आखिरी वॉर करने दे रहे हो, और जरा तुम अपने स्टेटस को देखो जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ही पीछे छूट रहे हैं। और ये तब से हो रहा है जब से उस महान इशाक ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि उसका गिल्ड बाकी सारी गिल्डों को अकेले ही हरा सकता है। और हम देखते भी हैं कि उस स्टेटस के अंदर किम का सीवियर गिल्ड का नामो निशान नहीं होता है, यानी कि वो अभी तक टॉप 6 के अंदर भी नहीं आ पाया है। इसलिए ली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हमारा काम तमाम है, अब हमारा सारा लेजेंडरी आइटम छिनने वाला है। लेकिन आखिर तुम इस क्रूशियल मोमेंट में आखिर तुम उसे हंट करने क्यों दे रहे हो, जैसे कि तुम कोई पालतू जानवर पाल रहे हो? मुझे इस कमीने के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो उसकी बातें सुनने के बावजूद भी वो शांति से बस एक स्किल पेज को फाड़ देता है और फिर सिस्टम बताता है, आपने ऑब्टेन किया है एमिसरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड स्किल डेथ नाइट को। तो उस आवाज को सुनकर ली भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका होता है। वेल अब इसी के साथ हमें डेथ नाइट के बारे में बताया जाता है कि कंडीशन ये थी कि आप एमिसरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड से जुड़े होंगे और इसका लेवल 200 से ऊपर होगा। और अगर इफेक्ट की बात किया जाए तो एक ऐसे स्केलेटन नाइट को जिसने 44 या 444 मॉन्स्टर को हंट किया है, तुम उसे डेथ नाइट में बदल सकते हो। और फिर किम इसी के साथ अपने उस दुल्हन स्केलेटन सोल्जर के पास जाकर उस घोड़े के माथे को छूता है और फिर हमें उस स्केलेटन हेड के ऊपर हमें उसके काउंटिंग नंबर को दिखाया जाता है कि आखिर उसने कितने मॉन्स्टर को हंट किया है, 44 या 457। यानी कि उस कंडीशन के हिसाब से किम के स्केलेटन सोल्जर ने 13 मॉन्स्टर का ज्यादा हंट किया है। इसलिए किम के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि आप इसको डेथ नाइट में बदलना चाहते हो, हाँ या फिर नहीं। तो किम ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर वो सीधे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता है। और फिर सामने जो धमाका होता है ये देखकर तो ली भी हैरान हो चुका होता है। वहाँ पे भवंडर आने लग जाता है क्योंकि किम का स्केलेटन सोल्जर नाइट अब वो सीधे डेथ नाइट में बदलने वाला है। और अगर आप लोग मानवा पढ़ते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा डेथ नाइट कोई आम स्केलेटन सोल्जर है नहीं। एक नाइट आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में इंट्रो देने की तो आप लोगों को जरूरत नहीं है। और किम उसको समन होता हुआ देखकर तो उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है और पार्क उनकी तरफ जितने भी मॉन्स्टर मरे थे उन सभी की लाइफ फोर्स को खींचा जा रहा होता है, जो कि किम का स्केलेटन सोल्जर वही कर रहा था ताकि वो अपने समन को अच्छी तरीके से कर सके। और फिर वहाँ पे होता है एक जोरदार लाइट का ब्लास्ट और फिर जैसे वो लाइट क्लियर होती है सामने का नजारा देखकर तो ली काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वेल फिर हम डेथ नाइट के पैर को देखते हैं, फिर हमें सीधे रूबरू करवाया जाता है डेथ नाइट से, जिसको देखकर सचमुच मुझे भी काफी ज्यादा गूज़बम्प आ गया था। और ये देखकर तो ली हैरान होते हुए कहता है, डैम हॉली शिट, समझ गया, मेरे कलीग के पास शुरू से एक प्लान था। और वो हम डेथ नाइट को देखते हैं जो तुरंत ही किम के सामने घुटने पर आ चुका होता है। और ये देखकर ली खुश होते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो फिर क्या हमें इस स्केलेटन नाइट के साथ मॉन्स्टर का कत्लेआम शुरू करें? लेकिन किम उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने बुक ऑफ हंड्रेड को समन करते हुए उस स्केलेटन नाइट को अपने बुक के अंदर स्टोर कर लेता है। और ये देखकर तो ली भी हैरान हो चुका होता है, किम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे आखिर तुम इधर करने की कोशिश क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार इसे समन करने में सफल हुए और अब इसे एक किताब के अंदर ठूसने जा रहे हो। क्या तुम इसे दूसरे गिल्ड से आगे निकलने की कोशिश में इस्तेमाल नहीं करने वाले थे? तो उसकी बात सुनकर किम मुझसे कहता है, अब ऊपर वाले फ्लोर को क्लियर करने की तैयारी हो गई है तो अब हमें नीचे वाले फ्लोर पर ध्यान देना होगा। लेकिन डेथ नाइट ये वो नहीं है जो हमारी जीत और हार को तय करेगा, लेकिन वो तुम होने वाले हो ली जिन्हा। तो ये बात सुनकर वो भी कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मैं? और अब इसी के साथ हमें उन सभी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो किसी आवाज को सुनकर ये देखकर जैक्सन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका होता है, लेकिन उस बात को इग्नोर करते हुए वो हंसते हुए कहता है, लगता है कि जैक जैक्सन से तुम्हारी फट चुकी है, ठीक है भागने की कोशिश कर रहे हो, देखते हैं आखिर तुम लोग कहाँ तक भागते जाओगे तुम कमीने लोग। लेकिन तभी एलेक्स हार्टन उसके पीछे आते हुए कहती है, जैक्सन कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, आखिर अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है? तो जैक्सन कहता है, ये बदमाश, वो लोग जानते हैं कि वो इस बंदे को नहीं हरा सकते। लेकिन जैक्सन की बात सुनकर एलेक्स हार्टन को अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, आखिर वो बार बार मॉन्स्टर क्यों वापस चले जा रहे थे? भले ही वो कितने भी ज्यादा कमजोर हो, वो मॉन्स्टर है, वो हमेशा अपने शिकार के ऊपर हमला ही करते हैं। हाँ लेकिन कुछ मॉन्स्टर ऐसे भी चालाक होते हैं जो शिकार होने से पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। और इसी के साथ हमें उस जंगल की ओर हमें उसी आवाज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा होता है ली, जो कि उन सभी मॉन्स्टरों को उस आवाज से अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा था। और उस आइटम को पकड़ते हुए ली गुस्से से मन में कहता है, उस कमीने ने फिर से मेरे साथ ट्रिक किया है। और अब इसी के साथ हमें 6 महीने पहले इजिप्ट छठे फ्लोर A+ सीनिक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली किम से कह रहा था, तुमने आखिरकार इसे मार दिया, क्या इससे कुछ अच्छा ड्रॉप मिला? तो किम उस आइटम को उसकी तरफ फेंकते हुए
कहता है तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। तो उस आइटम को पकड़ते हुए ली कहता है क्या बात है, आखिर ये क्या चीज है। लेकिन जैसे वो उसके स्टेट को देखता है, आइटम लेवल लेजेंड, इसमें कोई भी लेवल की जरूरत नहीं है और इस चीज को यूज करने पर यूजर की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करती है और दर इको यानी कि मौत की गूंज पैदा करती है। इसका असर ये होता है कि डंजन के उस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर यूजर को अपना पहला सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उसी के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इसका असर सिर्फ उसी फ्लोर तक रहता है जिस फ्लोर पर यूजर खड़ा है। लेकिन ली उसके इस आइटम के इफेक्ट को जानने के बाद वो आइटम किम को देते हुए कहता है ये तुम ही रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये चीज सिर्फ तुम्हारी लाइफ फोर्स कम करती है और तुम्हें पहले मरने पर मजबूर करती है। जो भी इस चीज का इस्तेमाल करता है वो सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ बेवकूफ है बेवकूफ है बेवकूफ है। इस बात को याद करते हुए ली को बहुत ही ज्यादा किम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो यही चाह रहा था कि वो अपने चाकू से सीधे उसको जान से खत्म कर डाले और ली लगातार अपनी लाइफ फोर्स को उसमें कंज्यूम करवा रहा था। लेकिन तभी ईशा के पीछे पार क्यों आते हुए उससे कहता है तुमने एक बेकार शर्त लगाई और चीजों को मुश्किल बना दिया। चाहे तुम कितने भी ग्रेट क्यों ना हो लेकिन तुम रिजल्ट को नहीं बदल सकते। मैं नहीं जानता आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो ईशा, मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ। मैं पार्कियन, मैं तुम्हारे प्लान में नहीं घसीटना चाहता हूँ और ये कौन जानता है अगर ये गड़बड़ हो गया तो तुम्हारे नाम की कीमत बिल्कुल ही गिर जाएगी और फिर तुम्हारा अलायंस या जो भी है वो भी टूट जाएगा। तो पार्कियन की बात सुनकर किम उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है क्या सचमुच तुम जो चाहो वो करो। और साथ ही वो अपने मन में कहता है पार्कियन तुम चाहे जितना भी ज्यादा स्ट्रगल कर लो लेकिन तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद पार्कियन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बात कर रहे हो। लेकिन हमें इसी के साथ उन सभी मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि तेजी से ली के डेथ इको की आवाज सुनकर ली की ओर तेजी से आ रहे होते हैं। और इस समय ली के पास इतने सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं कि अगर आप उन्हें गिनना चाहो तब भी आप उन्हें नहीं गिन सकते हो। और इन सभी मॉन्स्टरों को देखने के बाद पार्कियन परेशान होते हुए मन में कहता है फिर ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही रेडिकुलस है, आखिर इतने सारे नंबर ऑफ मॉन्स्टर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। और इसी के साथ हमें बाकी गिल्ड की ओर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीसा गिल्ड का एक साथ ही अपने कैप्टन से कहता है आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है, मुझे चिंता हो रही है। तो उसकी बात सुनकर वो भी अपने मन में कहता है हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि सारे मॉन्स्टर अचानक से गायब हो गए हैं। लेकिन तभी उसका एक साथी परेशान होते हुए कहता है मॉन्स्टर जरा वहाँ देखिए। इतने सारे मॉन्स्टरों को एक तरफ भागता हुआ देखकर जोसुंग वो अपने मन में कहता है आखिर वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या इन लोगों को हम लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जो सोचकर वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होते हुए उनके पीछे लग जाता है जहाँ पे जोसुंग वो तेजी से उन सभी मॉन्स्टर का पीछा करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो सामने की ओर आता है वो सामने का नजारा देख को तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या है। वेल हमें सामने मॉन्स्टर की एक ऐसी तादाद को दिखाया जाता है जिसको अपने शब्दों से बताया नहीं जा सकता है। वहाँ पे मॉन्स्टर का ऐसा नरसंहार चल रहा था जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान उस इंसान से पंगा नहीं लेगा। लेकिन तभी कैरी रोना उसके पीछे आते हुए कहती है दैट इको बॉक्स वो कभी ब्लैक मार्केट में रहा करता था, मैंने ये सोचा था वो एक यूजलेस आइटम है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पागल लोग इसका इस तरीके से यूज करते हैं। और रूमर्स के हिसाब से इशाक एक जिद्दी घमंडी इंसान है जिसके पास कोई लॉयल सबऑर्डिनेट नहीं है। लेकिन ये सोचना कि उसके पास एक सबऑर्डिनेट है जो उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है, सचमुच इसे प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। ये सब लोग बिल्कुल ही पागल हैं। लेकिन आखिर कैरी रोना को कौन बताए कि किम उससे ही जबरदस्ती करवा रहा है, वो तो ये करना ही नहीं चाहता है। वो तो खुद चाहता है कि कोई आके इशाक को जान से मार डाले, साला छुटकारा तो मिल जाएगा। 7वें फ्लोर A+ रैंक डंजन में सर्वाइवल कोर्स के लिए कोई ऐसी स्किल को भी यूज कर सकता है, सचमुच ये सिर्फ वही कर सकता है जो बिल्कुल ही पागल हो। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो फ्लोर पूरी तरह से शांत हो चुका होता है जहाँ पे पार्कियन किम को गाली देते हुए कहता है इशाक वो कमीना, उसकी वजह से लगभग मैं तो मारा ही गया था। और हम ली की तरफ देखते हैं जिसके पास कई सारे लेजेंडरी आइटम पड़े हुए होते हैं क्योंकि किम उस कंडीशन को जीत चुका है इसलिए वो सभी लोग ने उसे लेजेंडरी आइटम दे दिया है। भला वो कौन बंदा होने वाला है जो इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बावजूद भी वो इशाक के मुंह पे मना करे। लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लेजेंडरी आइटम देखने की वजह से वो तो इस बात को भूल गया है कि कुछ समय पहले उसका किस तरीके से यूज किया गया था। इस समय खुश होते हुए कहता है हो ये सारी चीजें कितने की होगी, मुझे लगता है ये सब चीज मेहनत के लायक था, है ना। और किम भी उन सभी लेजेंडरी आइटम को देखते हुए कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था। और फिर अपने स्टेटस को देखता है जिसमें सेवे गिल्ड नंबर 1 पे रैंक कर रही थी और उसने कुल मॉन्स्टर मारे थे 1,79,421। अब सभी के स्कोर को मिलाकर देखें तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था। कि बस सुनकर जो सुंगू अपने मन में गुस्से से कहता है इशाक वो कमीना वो हमारे साथ बस खेल रहा था। और फिर इशाक उन सभी से कहता है इसके लिए सच कुछ माफ करना, मैंने तो तुम्हें इंकरेज करने के लिए बस बेट लगाया था लेकिन अनजाने में मैं जीत गया। लेकिन शर्त तो शर्त है, इसलिए मैं इन सभी आइटम को अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगा। जो कहकर उन सभी आइटम को देखता है लेकिन जैसे उसकी नजर एक आइटम के ऊपर जाती है उस आइटम को देखकर वो काफी हैरान हो चुका होता है। उस आइटम को देखते वो अपने मन में कहता है गैलाहार्ड कर्स
शील्ड इसे कहते हैं। और किम उस शील्ड को उठाते हुए अपने मन में कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे उन टॉप 10 राउंड टेबल सीरीज का एक और सेट मिल जाएगा। लगता है किस्मत मेरे साथ है। मेरे कहने का मतलब है इसके इफेक्ट को देखो। और इसी के साथ हम उसके बारे में जानते हैं, जो भी इस हॉरी रिलिक को चाहता है उसको एक कर्ज लगता है और उसकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत होती है। और फिर हम इसका इफेक्ट देखते हैं, 3 मीटर के आसपास जितने भी दुश्मन होंगे उसका इसका कर्ज लग जाएगा और हर सेकंड में उनकी करंट एचपी 57% तक डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो प्लेयर इस आइटम का इस्तेमाल करता है उस पर भी वही कर्ज लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली डैमेज होते रहेगा। तो इफेक्ट को देखने के बाद किम अपने मन में कहता है, ये ज्यादा ऑफेंसिव आइटम है, डिफेंसिव नहीं, और जो इसका यूज करेगा उसके ऊपर भी ये भारी पड़ेगा। लेकिन तभी कुछ चिल्लाते हुए कहता है, जरा रुकिए। तो उस आवाज को सुनकर किम भी कंफ्यूज होते हुए उस तरफ मुड़ता है जिस तरफ से वो आवाज आई थी। वेल हमें सामने कुलन गिल्ड के उस मेंबर को दिखाया जाता है जो सामने आते हुए कहता है, ये शर्त नहीं मानी जाएगी। तो उसकी बात सुनकर किम अपनी उस शील्ड को रखते हुए कहता है, इनवैलिड, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो वो कुलन गिल्ड का मेंबर कहता है, जिन मॉन्स्टर को हम हंट कर रहे थे वो सभी मॉन्स्टर सेवियर गिल्ड की ओर रश कर दिए। ये सभी चीज उन सभी गिल्डों के साथ भी हुआ है जिनमें शामिल थे मीसा गिल्ड, ग्रेट वन गिल्ड, फंटाई गिल्ड और विक्टोरिया गिल्ड। वो सभी लोग भी मॉन्स्टर को हंट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो सभी मॉन्स्टर सेवियर गिल्ड की ओर तेजी से भाग गए। क्या इस चीज की वजह से इन सभी का हंट करना डिस्टर्ब नहीं हो गया? इसकी वजह से ये बेड बिल्कुल ही अनफेयर है। तो ये बात सुनकर कि मुझसे कहता है, क्या डिस्टर्ब? लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, किसी एग्रो इफेक्ट वाले आइटम का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर वेव को टैंकर के ऊपर फोकस करना ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। असल में तो यही तो टैंक का काम होता है, पूरे डैमेज को अपनी ओर लेना और अपने साथियों की सपोर्ट करना। वेल ठीक है, चलो मान लेता हूँ वो तुम्हारे लिए परेशानी था क्योंकि उस आइटम का इफेक्ट पूरे मैप में पड़ता है। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मॉन्स्टर वेव हमने उस समय उस आर्टिफैक्ट से क्रिएट की थी, क्या यहाँ पे ऐसा कोई और गिल्ड है जो उस पूरे मॉन्स्टर वेव को संभाल सकता है? जो कहते हुए किम के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ चुकी होती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन सभी को मॉक कर रहा था। लेकिन किम की बात सुनकर वो सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि किसी के पास इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर वेव का सामना कर सके, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए। और इस बात का जवाब तो कुल्लून गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर भी नहीं दे पाता है। और उन सभी को खामोश चुप खड़ा हुआ देखकर किम ताली बजाते हुए कहता है, वेल तो फिर ठीक है, मुझे दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अनजाने में ही आप सभी के ऊपर हमला कर दिया है। चलो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कहते हुए किम के पास एक सिस्टम विंडो ओपन हो चुका होता है और इसी के साथ सभी प्लेयर्स के पास भी वो सिस्टम यानी कि डंजन नोटिस आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही उन सभी प्लेयर्स की नजर उस सिस्टम नोटिस पे जाती है, वो चीज देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। उस सिस्टम में लिखा था, आपने इस फ्लोर के सभी गार्डियन मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन सर्वाइवल कोस्ट कंप्लीट होने में अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। लेकिन सर्वाइवल कोस्ट फोर्सफुली कंप्लीट होने की वजह से अगले फ्लोर को ओपन किया जा रहा है, डोर ओपन हो चुका है। और इस नज़ारे को देखकर तो सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक सर्वाइवल क्वेस्ट उसे फोर्सफुली कंप्लीट किया जा रहा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा और हमने ये कर दिखाया। सचमुच ये बिल्कुल ही कमाल का है। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इशाक वहाँ पे था। अगर यहाँ पे सिर्फ हम होते तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। और फिर हमें गेट को भी दिखाया जाता है और फिर किम उस गेट की ओर जाते हुए उस कुल्लून गिल्ड के मेंबर से कहता है, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये मान लेता हूँ कि बेड को लेकर तुम्हारे पास और कोई शिकायत नहीं है। और फिर शाक उस गेट को खोलते हुए कहता है, तो फिर चलो अगले फ्लोर पर चलते हैं। और इसी के साथ वो एंटर कर चुका होता है और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ ड्रैगन स्लेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कहीं खड़ा हुआ था। वो उस मिट्टी को छूते हुए कहता है, ये सोचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये जमीन जो कुछ समय पहले वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया था, अब ये इतना बड़ा डिजास्टर बन चुका है। और इसी के पीछे उसका बटलर आते हुए कहता है, आखिर आप यहाँ पे कब तक रुकने का प्लान कर रहे हैं? तो ड्रैगन स्लेयर कहता है, तुम कह रहे हो कितना समय लगेगा? खैर मुझे नहीं पता, ये सोचना कि मैं बस खड़ा होकर देखते रहूंगा जबकि ठीक वो गेट बिल्कुल ही मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, क्या ये पैथेटिक नहीं है? तो ये बात सुनकर उसका बटलर कहता है, अपने ऊपर ज्यादा हार्श मत हो मास्टर, आपने अपना अच्छा किया है और ये फैक्ट कि मिसा गिल्ड के मेन प्लेयर वहाँ पे हैं, ये सभी आपके रिजल्ट का एफर्ट है मास्टर, किसी दिन वो लोग भी समझ जाएंगे। तो ये बात सुनकर ड्रैगन से उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अपनी मुट्ठी को फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए कहता है, मैं तो ठीक से जानता भी नहीं हूँ, सालों पहले एक कोरियन इंसान मुझसे मिलना चाहता था, अगर मैं उस समय सब कुछ छोड़कर कोरिया उससे मिलने चला जाता तो ली सीजन के बजाय क्या मैं वो आदमी बन सकता था जो अब वो अपनी ताकत वहाँ पे दिखा रहा है? मेरे मन में बस ऐसे ही ये सभी बुरे विचार आ रहे हैं। आखिर में मैं भी उतना ही ज्यादा हिपोक्रेट हूँ
हूँ जितना वो है। तो उसकी बात सुनकर उसका बटलर कहता है, नहीं आप पक्का उसके जैसे नहीं है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने कई सालों तक आपका सबसे ज्यादा करीबी साथी बनकर आपकी सेवा की है। मास्टर आप उन लोगों से बिल्कुल ही अलग हैं और आपने जो चॉइस किया है वो दुनिया को एक दिन जरूर प्रूव कर देंगे। आप ये बात भूल चुके हो मास्टर, आखिर आपका नाम क्या है? जो उसकी बात सुनकर ड्रैगन सर मुस्कुरा देता है। लेकिन इसी के साथ हम 7वें फ्लोर A+ डंजन यूनाइटेड किंगडम की ओर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसा गिल उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और फिर हम थर्ड फ्लोर में देखते हैं जिसमें ग्रेट वन गिल उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और उसके बाद हम चौथे फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें किम के स्केलेटन सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। अब उसके बाद अब 5वें फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पे 5वें फ्लोर का डंजन भी क्लियर हो चुका था। और अब इसी के साथ हम छठे फ्लोर गेट को देखते हैं जहाँ पे कई सारे प्लेयर वहीं पे खड़े हुए थे। चोसुंगो को देखते हैं जो कि उस गेट के अंदर एंटर करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन वो अपनी मुंडी पीछे करते हुए इशाक की ओर देखता है और फिर गुस्से से अपनी मुंडी फेरते हुए गेट के अंदर एंटर करने के लिए तैयार हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमें कुछ समय पहले उन सभी की बातचीत को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो चारों गिल्ड यानी कि ग्रेट वन गिल्ड, मिसा गिल्ड, फंटाया गिल्ड और कुल्लून गिल्ड वो सभी लोग सामने खड़े हुए थे। और उसमें से कुल्लून गिल्ड का वो मेंबर उन सभी को बताते हुए कहता है, कल तक हम सभी लोग 5वां फ्लोर भी कंप्लीट कर लेंगे। तुम सभी को पता है आखिर इस सभी का मतलब क्या है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगले फ्लोर के बाद इशाक के साथ कॉपरेट करने का नाटक हम सभी लोग बंद कर सकते हैं। और अब तुम सभी लोग क्या प्लान कर रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं? और अगर हम सभी लोग 7वें फ्लोर पर पहुंच गए तो जैसा प्लान है हम सभी लोग मिलकर इशाक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर वो सभी लोग खामोश शांति से खड़े हुए थे क्योंकि उन सभी को इस बात का तो विश्वास हो चुका था कि आखिर इशाक किस खेत की मूली है और उसे किस तरीके से उखाड़ा जा सकता है, या ये कहा जाए कि आखिर इशाक कितना ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। तो उन सभी को ऐसा खामोश देखकर वो कोलुनगिल का वो गिल मेंबर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, आखिर तुम सभी लोगों का ऐसा मतलब क्या है? लेकिन उसके चिल्लाने के बावजूद भी वो सभी लोग खामोशी से बस खड़े हुए थे। तो ये देखकर वो अपने मन में कहता है, डायमंड मुझे पता ही था ये सभी कमीने कायर लोग। लेकिन तभी ग्रेट वन गिल्ड की कैरी रोना बीच में आते हुए कहती है, अब तक जो हम लोगों ने सेवे गिल्ड की कॉम्बैट पावर समझी है उसके हिसाब से इशाक को अकेला टक डाउन करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो उसकी बात सुनकर मिसा गिल्ड का जो सोंगो कहता है, हाँ वो जो कह रही है वो बिल्कुल ही सही है, चाहे हम सभी लोग इशाक को खत्म करने में सक्सेसफुल भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस प्रोसेस में जो पावर लॉस होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और हमें ये भी नहीं पता कि 8वें फ्लोर पर कौन सा ड्रैगन पड़ा होगा। मतलब तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि हम सभी लोग इशाक को खत्म करने में मरने के लिए भी तैयार हो जाएं, है ना? तो उसकी बात सुनकर वो कुल्लू गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर वो भी खामोश हो चुका होता है। और चोसोंगो अपने मन में इशाक को देखते हुए कहता है, अगर यहाँ पे इशाक को एलिमिनेट कर पाते तो ये हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन फिर भी अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हमें उसकी वीकनेस समझ लेना ये अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इस जगह से जिंदा निकल पाए। जो कहते हुए वो छठे फ्लोर गेट को ओपन कर देता है और जैसे वो सभी लोग छठे फ्लोर के अंदर एंटर होते हैं, सिस्टम उन सभी को नोटिस देते हुए कहता है, आपको बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना है तभी आप अगले फ्लोर पर जा सकते हो। तो इस नोटिस को देखकर तो सभी प्लेयर्स काफी हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन उस नोटिस के साथ ही वहाँ पे एक जोरदार विंड प्रेशर आ चुका होता है। तो इसकी वजह से उन सभी लोगों को बहुत ही तकलीफ होने लग चुकी होती है और वो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी लोगों को सामने सीधा दिखाई नहीं देता है। लेकिन ग्रेट वन गिल्ड की कैरी रोना जैसे ही सामने देखती है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वेल हमें सामने रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इस फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है। तो रेड ड्रैगन को अपने सामने देखकर कैरी रोना परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर एक ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है? उसे 7वें फ्लोर पर होना चाहिए था, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है? और ये देखकर कुलन गिल्ड का वो गिल्ड मेंबर अपने मन में कहता है, डैम इट, इसके बारे में सोचना अब कोई भी मतलब नहीं है। और ये सोचना कि हम छठे फ्लोर पर हैं और बॉस मॉन्स्टर एक लाल ड्रैगन है, नहीं 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 नहीं, शायद से ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। जो कहते हुए वो इशाक की तरफ देखता है और इशाक को देखकर उसके मन में एक प्लान बन चुका होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये लाल ड्रैगन है तो इशाक की पावर को रिड्यूस करने में ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इशाक की भी नजर उसकी तरफ पड़ चुकी होती है। वो अनजान यानी कि भोला बनते हुए उससे कहता है, क्या क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम इस फ्लोर को क्लियर करना शुरू कर सकते हो। तो ये बात सुनकर इशाक उससे पूछता है, तो आप सबके बारे में क्या? अरे जरूर, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, तो प्लीज चलो आप हम सभी को लीड करिए। तो उसके ऐसे नाटक को देखकर किम भी मुस्कुराने लग जाता है। वो अपने मन में कहता है, सबका सोचना ये बिल्कुल ही ऑब्वियस है, हर किसी को यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे अपने एम्बिशन के पीछे भागना ये तुम्हारी जान लेने के बराबर है। और वैसे भी छठे फ्लोर के आगे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा तुम सभी का इंतजार कर रहा है। तो सोचकर किम उस ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है और फिर किम अपने अंडर बुक को समन कर लेता है। तो किम के हाथ में अंडर बुक को देख कर ली मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अब क्या टाइम आ चुका है एक नए वेपन का
इस्तेमाल करने का। तो किम उसकी बात सुनते हुए कहता है हाँ, और फिर सिस्टम किम को बताता है बुक ऑफ 100 डेड नाइट को वापस जिंदा करना, बुक ऑफ 100 स्केलेटन सोल्जर को वापस उठाना। जहाँ पे हम देखते हैं किम के सभी स्केलेटन सोल्जर उसके सामने आके खड़े हो चुके होते हैं और हमें डेड नाइट को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक शैडो में घिरा हुआ होता है। उसके पहले हमें ला रोब को दिखाया जाता है, फिर हमें उस डेड नाइट को दिखाया जाता है जो कि सीधे आकर अपने घुटनों पर किम के सामने आ चुका होता है। वो डेड नाइट कहता है मेरे लॉर्ड मुझे ऑर्डर दीजिए। तो उसको ऐसा बोलता हुआ देखकर तो ली हैरान होते हुए मन में कहता है क्या ये बोल सकता है, इसका मतलब इसके पास खुद का ईगो है, यानी कि खुद का सोचने समझने की शक्ति। तो किम मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा पहला टास्क, तुम्हें वहां पे लिजार्ड दिख रहा है, जाओ आगे बढ़ो और इसे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। तो किम की बात सुनकर वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है उस लिजार्ड ड्रैगन से लड़ने के लिए। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है रुक जाओ। तो उस आवाज को सुनकर किम भी हैरान होते हुए कंफ्यूजन से पीछे की ओर मुड़ता है। वेल हमें पीछे किम के दूसरे समनर यानी कि लीच को दिखाया जाता है जो कि किम के पास आते हुए कहता है मास्टर आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो किम उसकी बात सुनते हुए कहता है अभी तो बस उस पर नजर रखो, आखिर ये इसका अपना सोलो शो है। तो अपने मास्टर की बात सुनकर वो भी कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन वो डेड नाइट अरे चिकी में जाके तो अपने आप को समझता क्या है जो मेरे लॉर्ड से ऐसे लफ्जों में बात कर रहा है। तो उसकी बात सुनकर वो मेज गुस्से से डेड नाइट को कहता है क्या एक घटिया डेड नाइट आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिकी मेज कहने की। और उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देख कर ली अपने मन में कहता है आखिर ये दोनों कमीने आपस में कर क्या रहे हैं। और किम उन दोनों को देखते हुए मन में कहता है मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में, पर लगता है लीच होने के बाद भी डेड नाइट का काउंट 2 नहीं होता। और फिर किम अपने उस स्केलेटन सोल्जर को देखते हुए कहता है यार मुझे लगता है कि ये थोड़ा बुरा हुआ, शायद डेड नाइट का ओरिजिनल फॉर्म स्केलेटन नाइट यहीं कहीं ऐड किया गया होगा। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देख कर ली ईशा को बुलाते हुए कहता है ईशा काके तुम कब तक यहीं पे खड़े रहोगे, दूसरे गिल्ड पहले ही लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी के साथ हम उस रेड ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर फायर गोलम से अटैक हो चुका होता है। और ये देखकर कैरी रोना चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती है इससे पहले कि वो उड़ जाए उसे बांध दो और उसके ऊपर हमले लगातार करते रहो। तो इसी के साथ उसके ऊपर आइस अटैक भी हो चुका होता है और उसे कई सारे रस्सियों से बांध दिया गया होता है। उस रेड ड्रैगन को एक भी ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा होता है ताकि वो इसकी वजह से उड़ सके। उसके ऊपर लगातार फायर गोलम आइस गोलम अर्थ गोलम हर तरह से अटैक हो रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वो अटैक शांत होता है सभी लोग उसी ड्रैगन की ओर देख रहे होते हैं। लेकिन कैरी रोना इसकी वजह से काफी ज्यादा थक चुकी होती है क्योंकि उसने लगातार कई सारे उसके ऊपर अटैक कर चुकी थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए अपना गार्ड डाउन कर देती है। तो ये देखकर उसका साथी उसे चिल्लाते हुए कहता है एलिस अपना गार्ड मत डाउन करो। लेकिन उसे उसकी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे वो पीछे की ओर मुड़ती है वो अपने सामने देखती है कि ड्रैगन का पोच इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। और इसी के साथ वो होता है वहां पे एक जोरदार धमाका। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स हाइटन बच चुकी होती है। वो अपनी आंख धीरे से खोलकर सामने की ओर देखती है, सामने उसका साथी उसे बचाने के लिए अपने शील्ड से उस अटैक को रोक लिया था। तो ये देखकर वो भी हैरान होते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। तो उसका साथी कहता है ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तुम्हारे क्लोज था। और फिर एलेक्स हाइटन आसपास कहीं एक गड्ढे के अंदर अपने आप को छुपा लेती है और कुछ ही देर में उसका साथी भी उसके पास आ चुका होता है। लेकिन वो अपने आजू बाजू के नजारे को देखती है जहाँ पे कई सारे लोग जख्मी मरे पड़े हुए होते हैं। और ये सीन देखकर तो कैरी रोना भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहती है लगता है ये जितना आसान सोचे था ये उतना आसान नहीं होने वाला है। तो फिर वो अपनी रिकवरी स्किल अपने ऊपर कास्ट कर लेती है जिसकी वजह से उसकी पूरी एनर्जी वापस आ चुकी होती है। और वो अपने आसपास के कुछ साथियों के ऊपर भी अपनी उस रिकवरी स्किल को कास्ट कर देती है जिसकी वजह से उन सभी की एचपी भी रिकवर हो चुकी होती है। और फिर उसी के साथ उसके कुछ साथी वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। तो ये देखकर ड्रैगन भी हैरान हो चुका होता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी प्लेयर्स उसके ड्रैगन स्किल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो ये देखकर ड्रैगन को ज्यादा तो असर नहीं पड़ता है, लेकिन तभी एक प्लेयर सीधे उसकी मुंडी के ऊपर आकर सीधे हमला कर देता है। तो इसकी वजह से उस ड्रैगन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वेल वो होता है चोसुंग वो नीचे आते हुए अपने मन में परेशान होते हुए कहता है ये सबसे अच्छा हमला था जो मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी। पर तभी उसी गिल्ड का एक साथी उससे पूछता है क्या आप ठीक हो। तो उसकी बात सुनकर वो उसे जवाब देते हुए कहता है वेल मैं कुछ हद तक तो ठीक हूँ। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपने फायर ब्रेथ से उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसकी ऐसे खतरनाक पावर को देखकर तो चोसुंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। उसकी एक ही फायर ब्रेथ की वजह से कई सारे प्लेयर जल के मारे जा चुके होते हैं। और ये देखकर कुलन गिल्ड का वो एम्बर मीसा गिल्ड के पास आते हुए उससे कहता है हे मीसा गिल्ड हमें लगता है कि हमें पहले रिट्रीट करना होगा। तो इसकी बात सुनकर चोसुंगू कहता है रिट्रीट, और फिर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है इस स्पीड पे जीतने का चांस बस 0 है और अभी हम सभी को रिग्रुप करना होगा और छोटे सेफ फाइट से हमें ड्रैगन की वीकनेस ढूंढनी होगी। तो उसकी बात सुनकर चोसुंगू चिढ़ते हुए उससे कहता है बकवास बंद करो और अटैक पर फोकस करो, जब तक ये ड्रैगन ग्राउंड पे लड़ रहा है तब तक हमारे पास कुछ चांस है, वरना अगर वो अपना पंख फैला
फैलाकर आसमान में उड़ गया तो हमारी आधी टीम यूजलेस हो जाएगी। तो ये बात सुनकर वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही चोसुंगू अपनी तलवार को उसके गर्दन पे पॉइंट करते हुए उससे कहता है, अगर तुम फाइट में नहीं ज्वाइन होने वाले हो तो पहले मैं तुझे मार दूंगा। याद रख इशाक, या जो भी है उसे भूल जा भी, यहाँ पे पहले जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखकर वो भी थोड़ा सा घबराते हुए उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से साइड करते हुए कहता है, मैं समझ गया, तो पहले इसे हटा दो। और साथ ही अपने मन में उसे गाली देते हुए कहता है, ये सन ऑफ बिच, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई दीवार से बात कर रहा हूँ। लेकिन उन दोनों के बातों के बीच हमें किसी को वुड ड्रैगन के सामने जाते हुए दिखाया जाता है। तो ये देखकर तो वो दोनों भी कंफ्यूज हो चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो था एक स्केलेटन नाइट। वो अपने आर्मर में हाथ डालता है। डेड नाइट को कास्ट किया गया है चैन ऑफ डेड से। हम देखते हैं उसके हाथ में चैन आ चुकी होती है और इसका इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, वो था हमारा डेड नाइट। वो अपने चैन को घुमाने लग जाता है। तो ये देखकर तो वो दोनों भी कंफ्यूज हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब डेड नाइट क्या करेगा, लेकिन वो अपने चैन घुमाते हुए सीधे उस ड्रैगन की ओर अपने चैन को फेंक देता है और वो चैन घूमते हुए सीधे उस ड्रैगन के गर्दन पर फंस जाती है। तो ये देखकर तो वो ड्रैगन भी एक पल के लिए हैरान हो चुका था। और फिर वो डेड नाइट अपने चैन के अंदर ऑरा या फिर फायर, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसको जनरेट करते हुए उस चैन को लगातार अपनी ओर खींचने लग जाता है। और वो चैन को जैसे ही खींचता है, वो ड्रैगन का गर्दन उस चैन में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का गर्दन भी जकड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन के गर्दन से खून निकलता है। और ये देखकर वो गोल्डन गिल्ड का वो मेंबर काफी ज्यादा हैरान परेशान होते अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है। और हम उस ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि उस चैन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर वो अपने मन में कहता है, आखिर इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसा हो सकता है कि उसने उस रेड ड्रैगन को होल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सभी चीजें बेकार है। लेकिन तभी कैरी रोन अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम सबको क्या हुआ, आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जो लोग यहाँ पे पहले ठीक हो चुके हैं वो लोग तुरंत उसके ऊपर अटैक करना शुरू करो। तो बस हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। इसका एपिसोड जल्दी ही आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किम का डेड नाइट उस रेड ड्रैगन को हरा पाएगा या फिर नहीं।